हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब JEE मेन का क्रैश कोर्स देख रहे हैं। टॉपिक है अभी लॉज ऑफ मोशंस, ठीक है। और लेक्चर 4 में हम लोग मोस्टली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर राज मौर्य। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम 1 में कहता है अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, अ मैन ऑन द लिफ्ट। ये जो मैन है वो लिफ्ट के इनसाइड है बच्चों। अ मैन ऑन अ लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट। तो कुछ इस तरह की बात हो रही है बच्चों कि हमारे पास एक तरह का एलिवेटर अज्यूम कर लो, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी एक मैन इस तरह से बैठा हुआ है, ठीक। और ये ऑलरेडी नीचे की तरफ एक नेट एक्सेलरेशन पे चल रहा था। फिर कहता है इट ड्रॉप अ बॉल, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट एज वेल एज द मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड। तो कहने का मन ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास दो मैन है। फर्स्ट वन के लिए अपन को ये सॉल्व करना है, सेकंड वन के लिए इस तरह से। इसने एक बॉल को ना यहाँ पे बच्चों ड्रॉप कर दिया। तो बॉल जब ड्रॉप होगा तो ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये फ्री फॉल होगा, हाँ या ना। और यहाँ पर देखो दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। देखो ये वाला एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये फ्रेम का रेफरेंस अपने आप में है। ये आपके पास एलिवेटर का रेफरेंस हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर फ्रेम का रेफरेंस बोल दूंगा, और ये अपने पास बॉडी का हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर। तो एलिवेटर पे कौन सा है हमारे पास, लिफ्ट वाला मैन है। तो जो वेक्टर हमारा पहले होता है उसको अपन लिख लेते हैं, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, g माइनस a। दैट्स इट बच्चों, दो वेक्टर साथ में चल रहे हैं, आपको बस इसको इसके रिस्पेक्ट में लिखना था। मतलब मेरे कहने का है आप g को ऑब्जर्व कर रहे हो a के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर कोई एक्सेलरेशन चेक करेगा कोई पर्सन ग्राउंड पर बैठ के, ठीक है, वो भी बॉल को ही ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब इसके बारे में सोचिए ये क्या कर रहा होगा ये वाला मैन। इसको तो ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा सीधा बच्चों ऐसे ग्राउंड पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो ये बोलेगा इसका एक्सेलरेशन बच्चों g हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड। दैट सिंपल, ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमको। तो आंसर होंगे हमारे g माइनस ए एंड g। तो आंसर हो जाएगा g माइनस ए एंड g, ऑप्शन नंबर सी, राइट। लेट्स मूव ऑन। सो प्रॉब्लम 2 में हमारे पास बच्चों तीन फोर्सेस देख के रखे हैं ना। F1 का टर्म दिया है, F2 है और F3 है। दे आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल जिसका मास m है। तीनों के तीनों लग रहे हैं बच्चों। कंडीशन ये है कि F2 और F3 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये समझ लो कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट मास m रखा हुआ है, और कंडीशन के हिसाब से आपको लिखना होगा यहाँ पे F3 एंड यू नीड टू राइट लाइक, ये हो जाएगा आपका F2। इसको समझ लो कि ये बच्चों हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। इन दोनों का जो इफेक्ट होगा ना बच्चों, रिजल्टेंट, वो यहाँ कहीं माना जाएगा। उसको आप बोल देना रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन ये इन दोनों का ये तो डैश लगा दो। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो पॉइंट M है वो अपने पास नेट फोर्स क्या है, उसका 0 है। विच मीन्स आई नीड टू से ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका F3। इसका जो भी इफेक्ट यहाँ बन रहा है ना, इसको एग्जैक्टली अपोज करने के लिए आपके पास क्या बनना चाहिए, F1। देन ओनली यू कैन राइट, देखो F1 का वेक्टर लिखा, आई कैन ऐड इन वेक्टर्स, तो हो जाएगा F2 वेक्टर्स। फिर हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा मेरे पास F3 का वेक्टर। नेट फोर्स यहाँ पर 0 है। क्वेश्चन कहता है पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी, विच मीन्स इक्विलिब्रियम है वो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास F1 को रिमूव कर दिया तो एक्सेलरेशन बतानी है आपको। अब सोचो मैंने एक्सेलरेशन को यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो पार्टिकल पे कौन सा फोर्स बच जाएगा बच्चों, सीधा सीधा क्या बच जाएगा, F2 और F3 बच जाएगा। और यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपके पास F2 प्लस F3 का वेक्टर कितना होता है, तो आप बोल सकते हो सर ये तो नेगेटिव का F1 वेक्टर होता है, और मैग्नीट्यूड की लैंग्वेज में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वहीं से अपन को समझ में आ जाएगा जो एक्सेलरेशन है वो लिखा ऐसे जाएगा F2 प्लस F3 इन वेक्टर्स डिवाइडेड बाय m, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन मास, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज F1 नेगेटिव। अगर मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड तो मैं मैग्नीट्यूड कर देता हूँ और हो जाएगा मास। तो आंसर सीधा सीधा बन गया बच्चों, इट शुड बी F1 डिवाइड बाय मास। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ऐसा मत करना कि माइनस करने लग जाओ या दूसरे वाले फोर्स के बारे में बात करो, ये सारे ही गलत होंगे बच्चों यहाँ पर। और आपका आंसर कौन सा होगा, F1। जो हट रहा है फोर्स वही आंसर हो रहा है, राइट। लेट्स मूव ऑन। इन क्वेश्चन नंबर 3, the maximum velocity with which a car driver must traverse along a flat circle। मतलब बच्चों ऐसा क्वेश्चन है कि फ्लैट सर्कल वाली प्रॉब्लम है ये फ्लैट सर्कल पे किसी को इस तरह टर्न करके जाना है। तो ये रही बच्चों आपके पास कार।
इसको सेंटर की तरफ इधर कर्व लेना है ना इस तरफ से, तो एक ना एक इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। इट्स अ कैटेगरी ऑफ फोर्स एज वी ऑल नो। रेडियस यहाँ पे दे रखा है आपके पास आर का टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है, ये बच्चों आपके पास म्यू का टर्म है। अवॉइड स्किडिंग का ये मतलब हो जाता है कि बिना ये स्किड करे इसका जो इंटेंडेड मोशन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट साइड जाना है ना, मतलब ये जो इसका पाथ है, इस पाथवे को छोड़ करके बच्चों ये बाहर की तरफ टॉपल करने का इसका इंटेंडेड मोशन होगा, या मैं बोल दूंगा इम्पेंडिंग मोशन इसका ये साइड है, राइट। तो बच्चों फ्रिक्शन लगने लग जाएगा, और ये कभी कंफ्यूज मत होना कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट जाएगा, नहीं बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सो यू कैन राइट फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड्स, क्या करेगा ये प्रोवाइड करेगा आपको जितना भी नेसेसरी फोर्स चाहिए आपको, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इन वन लाइन यू कैन सॉल्व कि ये फ्रिक्शन जो फोर्स रहेगा ना वो सीधे सीधा आपका क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको बोलते हैं अपन म्यू इंटू एन बराबर कितना हो गया बच्चे लोग, ये हो जाएगा mv² डिवाइड बाय आर। अब मैं इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लूँगा, मुझे आंसर मिलने लग जाएंगे। तो इस पार्टिकल का ये जो ग्राउंड है उसके डाउनवर्ड में mg लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा बच्चों, n लग जाएगा। सो आई कैन राइट mg इन प्लेस ऑफ योर n। तो आंसर सीधा सीधा मेरे पास है म्यू इंटू m इंटू जी मस्ट बी इक्वलिंग mv² बाय आर। आफ्टर कैंसिलिंग फ्यू टर्म्स यू विल बी लेफ्ट विथ v का जो टर्म होगा वो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा म्यू इंटू आर इंटू जी। और किसी बच्चे को अगर ये चीज़ पता थी ऑलरेडी तो डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकता है, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। म्यू दिया हुआ है बच्चों 0.6, रेडियस है आपके पास 150, और जी को मैं अभी यहाँ 10 ले लेता हूँ। सॉल्व करोगे तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, 56 होता है 90, और मेरे पास 900 आ रहा है, मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अंदर बचना चाहिए तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों एग्जाम हॉल में आप लोग डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है बच्चों, एक हॉलो स्फीयर भी है और साथ में एक रिंग भी दे रखा है। दे आर रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन लेस दिख रखा है, मतलब म्यू का टर्म यहाँ पर 0 है, और इनको अपना स्पेसिफाइड रोलिंग मोशन करने के लिए, विच मीन्स अगर इसको आप कंसिडर करोगे प्योर रोलिंग के लिए, तो चाहे वो डिस्क हो बच्चे लोग, चाहे आपके पास ये हॉलो स्फीयर कह रहा हो और ये आपके पास रिंग कह रहा हो, उस रोलिंग मोशन का इफेक्ट चेक करने के लिए आपको ओमेगा यहाँ देखने के लिए ना बच्चों इस बॉटम पॉइंट को स्टेशनरी देखना पड़ता है। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब कहने का है ये सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, ये सब के सब आपको कंफ्यूज करने को दे रखे हैं। सिर्फ एक ही इसके ऊपर एक्सेलरेशन पड़ रहा होगा, और वो हो जाएगा नीचे की तरफ बच्चा लोग। हमारे पास जी होता है, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो देखो ये स्फीयर हो गया, ये आपके पास हॉलो स्फीयर कर लो इसको, और इसको बच्चों आप लोग रिंग का शेप दे दो। ये सब के सब ना इस तरह से सारे के सारे पार्टिकल और उसके सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ आता दिखाई देंगे। एंड एवरीबडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यू कैन नॉट से कि सर यहाँ पर एक ओमेगा का टर्म पड़ रहा है। ये जब पढ़ने लग जाएगा तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसको आपको रोटेशनल मोशन में जाकर सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ मालूम पड़ेगा कि जिसका इनर्शिया ये आर के टर्म पे जाता है, और वहाँ अपन पढ़ते हैं कि जो टाइम टेकन टू कम्प्लीटली मूव डाउन टू द इंक्लाइंड प्लेन वो डिपेंड करता है उनके इनर्शिया पे, उनके रेडियस ऑफ जायरेशन पे, ये सारी बातों पे। लेकिन अभी ये सब सोचना नहीं है आपको सब कहना है कि सारे के सारे सेम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएंगे। क्वेश्चन है ना यहाँ फ्रिक्शन लेस देकर ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। देखो फ्रिक्शन लेस होगा तो ये अपना सेल्फ मोशन नहीं कर पाएंगे। मतलब जो आपके पास सॉलिड स्फीयर दे रखा है, हॉलो स्फीयर दे रखा है बच्चों, रिंग दे रखा है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सब एक बॉडी जिसका मास m कहलाएगा और ये इसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 5 देखो बच्चों, दो फोर्सेस हैं, उनका सम दे रखा है आपको 18 और रिजल्टेंट बच्चों दोनों का 12 दे रखा है। वो क्वेश्चन कहता है जो रिजल्टेंट है ना ये परपेंडिकुलर है आपके स्मॉलर वाले फोर्स के, तो हमें उन दोनों के मैग्नीट्यूड बताने हैं। विच मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज F1 एंड व्हाट इज F2। डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपके पास बच्चों ये जो रिजल्टेंट बन रहा है ना, ये इन दोनों में जो स्मॉलर होगा, मतलब ये वाला, इससे बच्चों ये 90 डिग्री पर जा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि दोनों का सबमिशन F1 प्लस F2 इज गिवन टू बी 18 न्यूटन, एंड एट द सेम मोमेंट
आपको यहाँ पे ना रिजल्टेंट वाले का जो एंगल होता है और ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ पढ़ते हो आप, ये एंगल थीटा बीटा वगैरह लेकर के, उससे सॉल्व नहीं करना है बच्चों। इसको आपको सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करना है। 90 के अगेंस्ट में F1 लिखा है, मतलब वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और इन दोनों को आप परपेंडिकुलर और बेस बुला सकते हो। सो आई कैन डायरेक्टली राइट F2 का स्क्वायर प्लस आई कैन राइट R स्क्वायर which will be equaling F1 square. When you rearrange them, you will be left with F1 square minus of F2 square equals R square. And now this R is given to us. तो R का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 144 इक्वल्स, मैं इसको लिख सकता हूँ F1 माइनस F2, और दूसरी लाइन में क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, जिसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। तो ये हो जाएगा बच्चों लोग सीधा सीधा 18 से 8 टाइम में चला जाएगा 144. Now you are left with F1 minus F2 equals 8, and at the same moment the initial thing which was given in the question, which was F1 plus F2, which is 18. Just add them up, this will get cancelled and F1 will come out to be 18 plus 8 कितना होता है बच्चे लोग 26/2, that should be 13. और अगर ये 13 आ गया तो F2 आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर वो तो 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, राइट। लेट्स मूव ऑन। फॉर प्रॉब्लम नंबर 6, एक लाइट स्प्रिंग है, मतलब मासलेस लेना है। इट पासिस ओवर अ स्मूथ लाइट पुली, इसको भी मासलेस अज्यूम करके चलो, एंड कनेक्टेड वायर 2 ब्लॉक्स M1 M2। सिंपल बच्चों ब्लॉक वाला प्रॉब्लम आ गया ये, और वर्टिकली और भी इजी हो गया। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये नेट एक्सेलरेशन का टर्म है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, नेट एक्सेलरेशन इज g/8, देन द रेशियो ऑफ मासेस यू नीड टू कैलकुलेट F1 डिवाइड बाय F2 विल बी व्हाट। क्वेश्चन देखिए, ये मेरे पास 2 मासेस हैं, ये हो गया M2 और ये कौन सा हो गया बच्चों M1, राइट। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे M1 और ये क्या हो जाएगा M2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम कभी इसको समझने के लिए ना M1 को इन्होंने क्या किया है, अभी ग्रेटर देन बोल दिया है फॉर टाइम बीइंग। M1 ग्रेटर देन M2 अपन कर देखते हैं। तो M1 अगर ग्रेटर देन होगा ना बच्चों, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके क्या पड़ रहा होगा M1 इंटू G, और हमें मालूम होता है कि यहाँ से लेकर बच्चे लोग यहाँ तक है ना, यू आर ओनली हैविंग 1 स्ट्रिंग लाइक दिस। तो इस पूरी स्ट्रिंग पे क्या होगा, एक ही टेंशन होगा, एंड टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द कंसिडरिंग बॉडी। तो इससे बच्चों अवे डायरेक्शन में आपके पास क्या लग रहा है, टेंशन, और पुली पर से यहाँ डाउनवर्ड टेंशन होगा, इस साइड पे आओगे तो यहाँ भी पुली पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड टेंशन, और यहाँ से अपवर्ड टेंशन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इक्वेशंस लिखने चाहूँ तो सबके पास क्या होगा बच्चों लोग, एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा जो मास की वजह से डाउनवर्ड होगा यहाँ पे, और वही एक्सेलरेशन यहाँ पर बच्चे लोग अपवर्ड हो जाएगा, जैसा मैंने मेंशन करके रखा है। सो व्हेन यू गो टू राइट द इक्वेशंस यू विल बी लेफ्ट विथ, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है ना M1 वाला, इसमें ये मास ज़्यादा होगा, तो आपको लिखना चाहिए इस तरह से M1G, ठीक है। जो फोर्स ज़्यादा होता है ना वो पहले लिखते हैं अपन लोग, प्लस माइनस वेक्टर डायरेक्शन सब छोड़ दो, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो पहले आएगा। पीछे क्या जा रहा है बच्चों, टेंशन, तो हो जाएगा M1G माइनस टेंशन बराबर कितना हो जाएगा M1 इंटू A। और इसकी बात करोगे तो यहाँ पर टेंशन ज़्यादा होगी बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चा लोग, तो T माइनस ये हो जाएगा M2G इक्वल्स टू, आई कैन राइट लाइक M2 इंटू A। जस्ट एडिंग देम यू कैन कैंसिल, G कॉमन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा M1 माइनस M2 राइट इंटू G, और यहाँ इन दोनों में क्या होगा, A कॉमन हो जाएगा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा A। बहुत सारे, मैं कहूँ सारे ही बच्चों को जो अटेंड मारेंगे जेई उनको ये फॉर्मूला पता होता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको सॉल्व। कैसे बच्चों, आई कैन राइट एट M1 माइनस M2, जस्ट पे अटेंशन, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय, आई कैन राइट M1 प्लस M2, आई डू नॉट नो बोथ द वैल्यूज, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लोग G, और आंसर है हमारा नेट G डिवाइड बाय 8। जस्ट कैंसिल देम अप एंड सॉल्व इट, ये हो जाएगा सीधा सीधा 8M1 माइनस ऑफ 8M2 इक्वल्स टू बच्चों मुझे मिल जाएगा M1 प्लस M2, और M1 यहाँ ले आओ, M2 यहाँ ले आओ, तो M1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7M1 इक्वल्स टू मुझे दिख रहा है यहाँ पे 9M2, और आई कैन राइट M1 बाय M2 इक्वल्स टू 9/7, ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम हॉल में बच्चे लोग, आई सजेस्ट यू टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, दैट्स इट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अपना आंसर सीधा मिल जाएगा, दैट इज 9/7। ओके, लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 7 देखो, हमारे पास 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स है बच्चों, और सबका मास इक्वल है, और इन्हें हमने क्या किया, एक फोर्स के साथ बच्चों पुल किया, तो ये हो जाएगा 10.2। पुल फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, ये वाले स्ट्रिंग्स बच्चों, इसमें टेंशन क्रिएट करने के लिए पुल फोर्स ही चाहिए होगा।
फ्रिक्शनलेस सरफेस कह दिया है तो यहाँ पर म्यू का टर्म 0 है। ऐसे केस में सारे के सारे जो ब्लॉक्स है वो एक ही एक्सेलरेशन लेकर चल के जाएंगे। व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक बी एंड सी, विच मीन्स अगर मैं इसको T1 बोलता हूँ तो मुझको T2 का टर्म चाहिए, है ना। T2 किस में लग रहा है बच्चों, बी में और सी में लग रहा है। तो ऑब्वियसली आप देखो अगर डायग्राम में इफ यू कट दिस T2, इसको मैं अगर मैं सीधा चला दूं यहाँ पे इस तरह से, तो कौन से दो ब्लॉक निकल जाएंगे बच्चों, ये तो आगे मूव करते रहेंगे एज इट इज, खाली ये रह जाएगा बच्चों। ये लॉजिक होता है, विच मीन्स T2 के ऊपर किसको लेके चलने की जवाबदारी है, वो है C, और उसका मास कितना हो जाएगा बच्चे लोग, सीधा सीधा 2 kg। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट शुड बी द कॉमन एक्सेलरेशन एंड देन वी कैन प्रोसीड विद द आंसर। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पुली से रिलेटेड, या क्या कहते हैं, दो ब्लॉक्स अगर मूव कर रहे हैं पुलिंग वाले फोर्स से, तो आंसर हो जाएगा, न्यूमरेटर में लिखोगे आप फोर्स, ऑब्वियसली फॉर्मूला यही होता है, फोर्स डिवाइड बाय जो मास है ना आपका, मास होना चाहिए आपके पास टोटल वाला। तो फोर्स हो गया तुम्हारे पास 10.2 और मास हो गया 2 सबके पास है, तो हो जाएगा 6। ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से बच्चे लोग आपको किसको मूव कराना है, देखो ध्यान से, इस एक्सेलरेशन से हमें मूव कराना है इस सी वाले बॉडी को। तो T2 का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा मास किसका होना चाहिए, सी वाले का, और एक्सेलरेशन जो पूरे के पूरे आपके सिस्टम का है। तो आंसर हो गया 2 times 10.2 into 6, दैट शुड बी 3.4। टेंशन की बात हो रही है, T2 मतलब न्यूटन में आएगा, और ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 8 देखिए बच्चों, वन एंड ऑफ द मासलेस रोप, है ना, कोई एक एंड इन दोनों में से वो पास करके जा रहा है बच्चों आपके पास पुली से, और मासलेस से फ्रिक्शनलेस से स्टैंडर्ड पुली की बात हो रही है, इट इज टाइड टू अ हुक, तो यहाँ में इसको कनेक्ट कर दिया है, एंड द अदर एंड इज फ्री। तो ये वाला एंड बच्चों आपका पूरा का पूरा यहाँ पे फ्री है ना, ये दिख रहा है बच्चों। मैक्सिमम टेंशन इट कैन बियर इज 360, मतलब कई बार रोप के क्वेश्चन में ना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको दे देते हैं वो लोग, ताकि अपन उस रोप की मैक्सिमम लोड हैंडलिंग कैपेसिटी मालूम कर सके। तो ये दिया हुआ 360 न्यूटन, इससे थोड़ा भी ज्यादा आप फोर्स लगाओगे ना तो ये ब्रेक कर जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। विथ वॉट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन अ मैन, इसका खुद का मास कितना है, मैन वे 60 kg कैन क्लाइम ऑन द रोप। तो क्लाइम देख करके ना बच्चे सोचते हैं कि क्लाइम हमेशा अप होगा, नहीं बच्चों, टेक्निकली क्लाइम डाउन भी किया जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ग्रेविटेशन फोर्स अगर उस मैन के ऊपर, अगर देखो अगर मैन पूरा ग्राउंड पे भी इस तरह बैठा हुआ है, तो आप बोल सकते हो सर मैन पे जो ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा वो m/g लगेगा, विच मीन्स 60 × 10 दैट शुड बी 600। तो सवाल ही नहीं उठता कि 600 न्यूटन का फोर्स है और 360 वो कैरी कर सकता है तो वो उसको ऊपर लेके जाएगा, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। वो हमेशा सेफली क्लाइम डाउन कर सकता है। जस्ट लुक एट हियर, ये हो गया आप लोगों का mg, ये हो गया आपका t ज्यादा होगा तभी तो ऊपर जाएगा बच्चों। सोचो मेरी बात, अगर आपको अप वाले के लिए डिबेट करना है कि अब क्यों नहीं गया सर, तो अब ज्यादा कब होगा, जब टेंशन ज्यादा होगी, वो तो है नहीं क्वेश्चन के हिसाब से, विच मीन्स जो मैन है वो क्लाइम डाउन ही करेगा और किसी एक नेट सेफ एक्सेलरेशन के साथ। तो यू कैन राइट डायरेक्टली एज पर लॉस ऑफ मोशन इक्वेशन, जिस तरह बच्चे लोग मोशन होता है उसको अपन पहले लिखते हैं। ये हो गया mg माइनस ऑफ t बराबर में क्या हो जाएगा, मास मैन का, और वो एक्सेलरेशन जिसकी बात हो रही है सेफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो mg का मतलब हो जाएगा 600 माइनस हो जाएगा आपका 360, ये हो जाएगा 60 × a, यहाँ दिख रहा है मुझको 240 आना चाहिए, इन दोनों का माइनस करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 × a। एक्सेलरेशन साफ साफ आ गया कितना हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वैल्यू प्यारे बच्चों सेफ एक्सेलरेशन की है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। ध्यान रखना क्लाइम डाउन भी हो सकता था, हमेशा आपके सॉल्व करोगे तो नेगेटिव में मिलने लग जाएगी वैल्यू और वहीं की वहीं गलत हो जाएगी बातें। बस ये ध्यान रखो कि सर मेरा ये आंसर मिल रहा है। टेंशन तो ज्यादा होगी तब तो ये ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नीचे आएगा। ये तो ऑब्वियसली हम अपने हैंड्स को इतनी प्रॉपरली पुल करते हैं, जब वेट लिफ्टिंग या पुलिंग करते हैं तो उससे टेंशन क्रिएट होती है, तब हमारी पूरी बॉडी ऊपर जाती है ना। एक इमेजिन करो आप लोग अपने हैंड से क्या करते हो बच्चों, फोर्स नीचे लगाते हो तो टेंशन ऊपर की तरफ आती है, जितनी टेंशन होगी उतना जल्दी आपकी बॉडी ऊपर से ऐसे करके अप करती चली जाएगी। दैट इज द पॉइंट, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 9 देखो बच्चों, एक स्प्रिंग बैलेंस है और ये अटैच करा हुआ है आपके सीलिंग के साथ किसी लिफ्ट में, और कोई मैन है तो वो अपना बैग ना स्प्रिंग बैलेंस पे हैंग कर देता है और रीडिंग ले रहा है 49, विच मीन्स ये उसकी एक्चुअली वेट की वैल्यू होगी, विच मीन्स ये m/g का टर्म होगा। ऐसा कुछ डायग्राम बच्चों, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगा। लेट्स से ये मेरे पास क्या हो गया, बैलेंस। तो
ये आपके पास जो बॉडी है इसको बैग अज्यूम कर लो, बैग नीचे की तरफ mg देगा, ऊपर क्या हो जाएगा टेंशन का टर्म रहेगा, और ये जो मैन है ये चुपचाप बच्चों ऐसा लिफ्ट के ऊपर बैठा हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन है, जो भी रीडिंग आ रही होगी ना आपके स्प्रिंग बैलेंस की, वो एग्जैक्टली उसका वेट बताएगी और उसको आप mg बोलोगे, बिकॉज कोई कहीं नहीं जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है 0। फिर क्वेश्चन है व्हेन द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, कितना है बच्चों, ये वैल्यू का है। तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए, तो रीडिंग बेसिकली आपका ये टेंशन का टर्म ही रीडिंग कहलाता है। ध्यान देना आप लोग, ये टेंशन ऊपर से ये बैक से क्या हो रही है, अवे जा रही होगी, और स्प्रिंग बैलेंस की स्प्रिंग जो अंदर ऐसे लगी हुई हैं उनको ये नीचे की तरफ पुल कर रही होगी। सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जो आपका जो टेंशन का टर्म होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। सो ऑल इन ऑल क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे जाने वाला इंसान कौन है, mg, ऊपर जाने वाला कौन है, t, और नेट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ही आएगा ये। तो ये हो गया आपका एग्जाम का आंसर। आप लिखोगे mg माइनस t बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हियर टेंशन बिकम्स, ये हो जाएगा mg माइनस ऑफ ma, यू कैन राइट लाइक m हो जाएगा बच्चा लोग g माइनस a। वेट तो बच्चों 49 है, इसका डिवाइड बाय 10 कर देंगे, मास बन जाएगा, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो 10 माइनस ये हो जाएगा 5 दे रखा है इन लोगों ने, तो 5 बाय 10 दैट शुड बी 49 डिवाइड बाय 2 एंड आई कैन राइट 24.5 न्यूटन। ये बच्चों आपका टेंशन आएगा, इसी से आपका स्प्रिंग पुल होगा, और यही आपकी रीडिंग किस में आएगी, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर आएगी। तो एग्जाम हॉल में ये लाइन लिखेंगे और आंसर देख लेंगे फटाक से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 10 देखते हैं बच्चों। 3 फोर्सेस है हमारे पास, दे स्टार्ट एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ लग रहे हैं किसी पार्टिकल पे जो वेलोसिटी v पर चल रहा है। These forces are represented by in magnitude and direction using the sides of triangle। तो एज यू कैन सी ये हो जाएगा आप लोगों का F1 फोर्स कर लो, इसको मान लेते हैं बच्चों F2, और ये क्या हो जाएगा F3 फोर्स। ये सबके सब फोर्स बच्चों साइक्लिक नेचर के हैं। हमें बताना है पार्टिकल विल नाउ विथ मूविंग विद द न्यू वेलोसिटी, मतलब आपके पास नया वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका सीधा सीधा कि सर अगर अपन यहाँ पे वेक्टर का सम कर लेते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर, तो सीधा सीधा आंसर कितना मिल रहा है अपन को, 0 मिल रहा है, बिकॉज नेट फोर्स तो यहाँ पर 0 होगा ना। हम ट्रायंगल लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइक्लिक अगर फोर्स आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे नेट फोर्स हम लोग 0 बोल देते हैं, विच मीन्स आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन का टर्म भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज श्योर कि मास 0 नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब तो आप बच्चों साफ कह सकते हो ना कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और वही फाइनल वेलोसिटी की तरह आ जाएगी, इसमें ज़रा सा भी चेंज नहीं आएगा। तो आंसर होगा v रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन नंबर डी। लेस देन ग्रेटर देन वाले सब ऑप्शन तो बेकार ही है यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 11, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है 10 न्यूटन का, और ये नेसेसरी है बच्चों किसी ब्लॉक को होल्ड करके रखने के अगेंस्ट द वॉल। जैसे मान लो टीचर अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता है आप लोगों को, तो कुछ डस्टर वगैरह को ऐसे होल्ड करके रखना हो तो सामने से एक फोर्स लगा के अपने हैंड से इसको प्रेस करता है बच्चों इस तरह से। ठीक उसी तरह अगर इस वॉल पे हमें इस ऑब्जेक्ट को रखना है तो 2 चीज़ ज़रूरी पड़ेंगी, आपको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए रहेगा और दूसरा कुछ सफिशिएंट फ्रिक्शन होना चाहिए इस वॉल पे, अदरवाइज इसको आप होल्ड भी नहीं कर सकते। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है इन लोगों ने बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2, और वेट ऑफ द ब्लॉक बताना है आप लोगों को। वेट मतलब नीचे की तरफ जो जा रहा होगा m इंटू जी, इसी को आप लोग वेट बोलते हो। तो आप देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अगर हमने फोर्सेस को कंप्रेस किया है ना, प्रेस किया यहाँ से है ना, तो एक नॉर्मल जनरेट होगा, और नॉर्मल क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जनरेट होता है, वो जाएगा नॉर्मल। नीचे कौन आएगा बच्चों, वेट, जिसका मतलब होता है m इंटू जी, और ये फोर्स लगने से नॉर्मल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बच्चों ना, उससे ये जो पूरा मैं शेड कर रहा हूँ ना आपका ये सरफेस, इस सरफेस पे सफिशिएंट फ्रिक्शन आ जाएगा ताकि ये इस ब्लॉक को रोक सके। और आपको पता होता है कि नॉर्मल सरफेस से परपेंडिकुलर लगती है और फ्रिक्शन सरफेस के अलोंग लगता है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल का डायरेक्शन। नेट फोर्स को 0 करते ही आप आंसर लिख पाओगे, नेट फोर्स विल बी 0। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज बॉडी को अपन को इक्विलिब्रियम में रखना है और होल्ड करके रखना है। दैट मीन्स जो फोर्स का टर्म होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, इसको काउंटर कौन कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है, एंड एट द सेम इंस्टेंट फ्रिक्शन इज काउंटरिंग योर वेट, राइट। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाता है म्यू इंटू एन, और ये हो जाएगा आपका वेट, और एन बच्चों आपका एफ के बराबर है, तो म्यू का टर्म 0.2 है, फोर्स हो गया आपका 10, दैट शुड बी 2 न्यूटन, और यही आपका क्या हो जाएगा, वेट। तो आंसर होगा
2 न्यूटन। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में एक मार्बल ब्लॉक है, मास दे रखा है उसका और वो आइस पर रखा हुआ है, वेलोसिटी भी दे रखी है उसकी बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन है कुछ, देखो डायग्राम में इसको हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है, यू का टर्म वो है 6 मीटर्स पर सेकेंड, मास दे रखा है बच्चों यहाँ पर, आई कैन राइट इट एज 2 kg, इट इज स्टॉप बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स। तो ऐसा देखा गया कि ऐसे चलते जा रहा है बच्चों, और अल्टीमेटली v का टर्म कितना हो जाएगा 0, टाइम का टर्म कितना हो जाएगा 10। तो बच्चों ये टर्म देखो, इसको देखो, इनिशियल देखो, तो क्या आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो, वो हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस 80, हो जाएगा 0 का टर्म आई कैन राइट 6, एक्सेलरेशन माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है और वो डिसेलरेट करेगा बॉडी को। तो नेगेटिव ऑफ a इंटू टाइम हो जाएगा प्यारे बच्चों 10। सो आई कैन राइट एक्सेलरेशन एज 6 डिवाइड बाय 10, दैट शुड बी 0.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इतना अभी लीव आउट कर दो। फिर इस पे जो नेट फोर्स पड़ रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, वो बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वो इतना होता है F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तो यू कैन राइट वन theoretical line that friction is decelerating the body, right? So the net force acting should be m into acceleration and you can write it as mu into n। और मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, म्यू हो गया, n का मतलब सभी जानते हैं प्लेन पे कितना होता है, n stands for m into g। तो मास से मास को हटा दो बच्चों, एक्सेलरेशन डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे कि सर म्यू इंटू जी आपने बताया हुआ है, यहाँ मुझे म्यू कैलकुलेट करना है। तो म्यू का टर्म मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड बी, इट शुड बी a डिवाइड बाय g, अगेन आई विल बी राइटिंग 0.6 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो पहले हमने क्या करा बच्चों, ये इक्वेशन लगाया एंड देन हमें ये तो पता होता है। तो इस इतने चीज़ों की ना पेपर के दिन ज़रूरत नहीं होती है, आपको ये पता हो, फर्स्ट लाइन पता हो, यू विल बी गुड टू गो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रूप के साथ पुल कर रहे हैं मास m के साथ। तो बच्चा लोग ये कुछ इस तरह की बात हो रही है कि मान लो ये ब्लॉक का मास m है, इस पे एक रोप लगा दिया गया है, ठीक है। मैं रोप को अलग कलर से प्लॉट कर देता हूँ, वेट अ मोमेंट। ये आपके पास बच्चों इस तरह से रोप है ना। तो रोप फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंशन देगी और हमारे वाले जो ब्लॉक, पुराने वाले ब्लॉक को ना ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक और टेंशन देगी। हमें पता होता है नेट टेंशन का टर्म कहीं पर भी कितना होता है, 0 होता है, बट किसी एक बॉडी की डायरेक्शन में टेंशन काउंटेबल होती है। सो इफ द फ्री एंड है ना, फ्रॉम द फ्री एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक शुड बी। बच्चों इस ब्लॉक के बारे में बात करनी है आपको। तो ये टॉपिक बन रहा है हम लोग का कनेक्टेड बॉडीज का, कनेक्टेड बॉडीज। तो जब भी कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चन आते हैं ना, एक चीज आपको समझ लो हर क्वेश्चन में फाइंड करनी रहती है, वो होती है आपकी कॉमन एक्सेलरेशन। सो आई कैन राइट द फॉर्मूला, द कॉमन एक्सेलरेशन इज एक्सप्लेन्ड एज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास। तो टोटल मास यहाँ पे हो जाएगा m प्लस m एंड यू आर गुड टू गो। मेरे पास फोर्स का नाम है P और नीचे हो जाएगा बड़ा M प्लस छोटा वाला m। ये मेरा पार्शियल आंसर में काउंट हो जाएगा। वेट अ मोमेंट, हाईलाइट कर लेता हूँ इसको मैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन छोटे वाले ये ब्लॉक के बारे में बात करें, इस वाले है ना कैपिटल M वाले ब्लॉक के बारे में, तो उसको बच्चों ये फोर्स डायरेक्टली नहीं कम्पीट कर रहा है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। इसको जो पुल करने वाला इंसान है वो है टेंशन। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसके पास, जो पूरे दोनों ब्लॉक का कंबाइंडली एक्सेलरेशन है। सो टेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स एंड इट इज सो सिंपल टू राइट द इक्वेशन नाउ। टेंशन शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इन प्लेस ऑफ मास आई विल बी राइटिंग P एंड इन प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन यू कैन राइट कॉमन एंड अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर मिल जाएगा m इंटू पी डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो मेरा आंसर हो जाएगा m इंटू पी, है ना। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है बच्चों, कैपिटल M प्लस P और m प्लस m, राइट। बाकी ये वाला गलत है, wrong, again one wrong. This is the right answer. Okay, so let's move on. क्वेश्चन 14 में एक लाइट स्प्रिंग अगर हमारे पास है और उसके हुक से ना बच्चों एक और लाइट स्प्रिंग ये हैंग कर रहे हैं। देखो अच्छे से, दो अपने पास स्प्रिंग बैलेंस होगा। एक ब्लॉक है जिसका मास m kg है, ठीक है, वो हैंग करता है। तो मेरा आंसर क्या मिल जाएगा, देन द रीडिंग ऑफ द स्केल शुड बी। तो बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये, देखो डायग्राम लाने दो मुझे। ये हो गया आपका बॉडी जिसके पास मास कितना हुआ m। तो बच्चों इसका एबीडी कैसे बनाओगे आप लोग, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बोलूँ तो वो हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास m मिलेगा, ठीक है। इस ब्लॉक के बारे में बात हो रही है। तो ये जो स्ट्रिंग दिख रही है बच्चों आप लोगों को, इस स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पर एक टेंशन दिखाई देगी। तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा mg, और वही टेंशन इस पूरे पॉइंट पे अपवर्ड जारी होगी बिकॉज ऑफ दिस, और उस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ टेंशन स्प्रिंग कर रही हो, मतलब
उसको नेक्स्ट नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रही होगी, विच मीन्स बच्चों ये कुछ चीज़ें रीड करने लग जाएगा आपका स्प्रिंग बैलेंस। एंड दिस इज हाउ स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स। ये कुछ एक्सटेंशन देता है, इसके एक तरफ ना kgf में रीडिंग होता है और एक तरफ बच्चों सीधा सीधा ये kg के फॉर्म में रीड कर रहा होता है, कितना kg इसका वेट है। तो ये रीड करेगा आपका mkgf लिखा हुआ है, इसको आप mkg भी बोल सकते हो, m इंटू mkg बताएगा ये रीडिंग करके। उतना ही रीडिंग से बच्चों ये उसको नीचे की तरफ फिर से ये पुल कर रहा होगा ये, तो वहाँ पे आपको रिएक्शन में टेंशन मिल जाएंगे, उतने ही टेंशन आपको अपवर्ड मिलेगा। मतलब अगर आप दो स्प्रिंग बैलेंस लगा लो, उसके पास कोई मास को उसके जंप करा दो, देन द बोथ विल बी गिविंग द सेम वैल्यू। ऐसा नहीं कि सारी का सारा वेट और रीडिंग यही करेगा, बोथ स्केल्स रीड m और रीडिंग क्या हो जाएगी kg, या ऐसा बोल सकते हो सर mkgf भी बोल सकते थे अपन, है ना, ये बस यूनिट्स होते हैं लिखने के। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द रीजन इसका mg इसके पास रीड होगा, वो उसी फोर्स से इसको एलोंगेट करेगा और वही रीड ये भी करने लग जाएगा। तो घबराने वाली बात ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पे एक्शन डिशन पे चल रहा है। और अगर आप टेंशन से बोलोगे तो टेंशन की वैल्यू यहाँ पर mg के बराबर आ रही है बच्चों। तो इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपको S1 का टर्म है, S2 का टर्म है, दोनों के दोनों बच्चों सेम आंसर कर रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी आवर आंसर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 15 देखो, एक रॉकेट है जिसका लिफ्ट ऑफ मास बच्चों ये दे रखा है इन्होंने 3.5 × 10⁴ है ना, थाउजेंड्स में kg में होता है। इट्स ब्लास्टेड अपवर्ड विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस वैल्यू, g के साथ एक्सेलरेट करता है। देन द इनिशियल थ्रस्ट शुड बी, कितना उसको थ्रस्ट देना पड़ेगा ताकि आपको एक्सेलरेशन वो दे जाए कितने का बच्चों, 10 मीटर्स/सेकंड² का दे जाए। तो ऑब्वियसली अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बच्चों अपवर्ड मोशन कर रहा है, विच मीन्स ये वैल्यू ज़्यादा होगी, mg होता है इसके नीचे, मतलब ये वैल्यू थोड़ी कम होगी, एंड नेट फोर्स क्या है अपवर्ड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सीधा सीधा f माइनस ऑफ mg बराबर नेट फोर्स होता है, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको ये थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। तो f कितना आ गया बच्चों यहाँ से, ये हो जाएगा m ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा g प्लस a, और मास दे रखा है प्यारे बच्चों 3.5 × 10⁴, और अंदर है g, एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 बना लेगा, और 20 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 70 × 10⁴, और अगर मैं चेक करूँगा तो 7 × 10⁻, ये 5 बना लेगा। ये फोर्स का टर्म है, तो मेजरमेंट इसकी न्यूटन में होंगी। और बच्चों यही फोर्स नहीं है, ये बेसिकली अपथ्रस्ट होता है जो आपके रॉकेट के फ्यूल के बर्न के थ्रू मिलता है। और ऑप्शन नंबर बी आप मार्क करेंगे, पेपर में आता है तो ये एक लाइन में इसका आंसर कर देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऊपर कौन जा रहा है, थ्रस्ट, तो वो आएगा बच्चों पहले, मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होगा तो जाएगा f माइनस mg बराबर, यहाँ बात हो रही है नेट फोर्स की, एंड दैट शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें पढ़ाई बहुत सारी चीज़ें जाती हैं कि मास कंटिन्यूसली कम होता रहता है वगैरह वगैरह, मतलब ये किसी इंस्टेंट पे बात कर रहा है, ये लिफ्ट ऑफ के टाइम की बात कर रहा है। देखो लिफ्ट ऑफ बोला है इसने, है ना, लिफ्ट ऑफ। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 16 देखो, दो मासेस दे रखे हैं m1 और m2, है ना, वैल्यूज हैं 5 और 4.8। दे आर कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग विच इज हैंगिंग ओवर फ्रॉम अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। मतलब ये आपके पास कोई आइडियल पुली मान के सॉल्व कर लो। ओके, तो ये हो गया आपके पास m1 और ये हो गया m2। m1 का टर्म बच्चों 5 kg है, m2 4.8 है, तो इसका मतलब है ये नीचे की तरफ आएगा और ये उसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको आप लोग कॉमन एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हो। ओके, इससे बच्चों ऊपर टेंशन होगा और यहाँ से भी ऊपर की तरफ एक टेंशन होगा, बिकॉज टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आने वाला है आपके पास m2 × g, और यहाँ डाउनवर्ड कौन सा फोर्स आएगा, हो जाएगा m1 × g। What is the acceleration of the masses when left free to move? तो ये बिल्कुल कॉमन एग्जांपल हो गया। चाहो तो इसको इक्वेशन लिख के कर सकते हो और चाहो तो उसका फॉर्मूला याद है उससे भी कर सकते हो। मैं इक्वेशन लिख के करवा देता हूँ आपको। नीचे कौन आ रहा है बच्चों, m1 आ रहा है, इस वाले के लिए बात हो रही है, तो हो जाएगा m1 × g, बड़ी वैल्यू होगा माइनस ऑफ t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। एंड द सेम थिंग यू कैन राइट फॉर द सेकेंड बॉडी। इसमें टेंशन ऊपर ले जा रही है इसको, विच मीन्स टेंशन विल बी विनिंग हियर। t माइनस हो जाएगा m2 × g, सारी बातें फोर्स के साथ करनी है तो बराबर करके हो जाएगा आपके पास m2 × a। यू जस्ट नीड टू ऐड दिस इक्वेशंस एंड यू विल बी लेफ्ट विथ m1 माइनस क्या लिखा है, m2 × g डिवाइड बाय, लिखा है मैंने m1 प्लस बच्चा लोग m2, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2, नीचे आ जाएगा यहाँ पे देखो, और इस तरफ खाली क्या बचेगा, कॉमन एक्सेलरेशन जो आपको निकालना है। अगर ये फॉर्मूले से फेमिलियर हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर हो जाएगा 5 - 4.8 डिवाइड बाय हो जाएगा 5 + 4.8,
जी के टर्म को अभी अपन 9.8 लेके सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन कॉमन, इससे कैंसिल कर दो, आंसर आ गया आपका 0.2 और आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रॉब्लम 17 देखिए, एक ब्लॉक है जो रेस्ट करता है किसी रफ सरफेस पे जो एंगल बना रही है 30 का फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। एंगल बच्चों हमारे पास 30 है और ये ब्लॉक रेस्ट कर रहा है। रेस्ट करने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि जो mg आ रहा होगा उस mg के पास आप इसको रिजॉल्व कर लोगे तो थीटा हो जाएगा बच्चों, नीचे का टर्म हो जाएगा mg cos थीटा और इस तरफ मिल रहा होगा तुम लोगों को mg का एक साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट, मतलब साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ये फोर्स होता और ये इस ब्लॉक को डाउनवर्ड मोशन की टेंडेंसी रखता, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है और देखो मैंने लिखा भी हुआ है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन वो दिया 0.8। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन देन मास ऑफ द ब्लॉक शुड बी, मास बताना आपको। तो बिल्कुल सही बात है, हम बात कर लेते हैं कि जो नेट फोर्स है, ठीक है, कहाँ पर, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। द नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना हो जाएगा, 0, विच मीन्स जो mg साइन 30 का टर्म था वो बच्चों एग्जैक्टली काउंटर कौन कर रहा है आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो राइट साइड में आ जाएगा 10, मास अपन को पता करना है, इसको भी 10 कर लो और ये हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा 1/2। आंसर हो गया बच्चों आपका m बराबर 2 kg। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, मास 2 kg। ऐसी क्वेश्चन आती है तो आपको ध्यान रखना है कि रेस्ट करते वक्त इस पूरे फोर्स को ना काउंटर कराया जा रहा है किससे, फ्रिक्शन से। लेट्स सॉल्व फॉर दिस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 18 देखो, एक स्मूथ ब्लॉक है जो 45 डिग्री पे रेस्ट कर रहा है किसी इंक्लाइन प्लेन पे, और ध्यान रखना स्मूथ प्लेन है वो, एंड देन स्लाइड्स अ डिस्टेंस d। द टाइम, ये वाला डिस्टेंस बच्चों d है, ये बात हो रही है स्मूथ ब्लॉक की, और आपके पास जो ब्लॉक है वो ये रखी हुई है। द टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स टाइम एज मच टू स्लाइड द रफ इंक्लाइंड प्लेन देन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। कहने का मतलब है ये स्मूथ है, इस तरह से जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा d डिस्टेंस ट्रेवल करके। द सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर अ रफ प्लेन का टाइम बच्चों ज़्यादा होगा, इसका टाइम कम होगा। आई कैन राइट टाइम t1 एंड आई कैन राइट टाइम t2। तो कोई भी कह सकता है ना बच्चों कि टाइम t2 क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, t1 से, और वही कितना दिया हुआ है, n टाइम दे के रखा है। सो अगर आप इसको बच्चों एक t बुलाते हो ना तो ये वाला हो जाएगा सीधा सीधा n टाइम्स ऑफ t। दैट्स इट, इतना इससे ज़्यादा सोचना भी नहीं है अपन को, ये टाइम को t मान के पढ़ना है और इसको n टाइम्स ऑफ t मान के पढ़ना है। फिर बात करेंगे अपन यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। जस्ट पे अटेंशन, कैसे मैं बताया जा रहा हूँ आपको। ये होता है डिस्टेंस बराबर होता है, कहीं अगर एक्सेलरेशन चल रहा है तो ut प्लस 1/2 ऑफ at का स्क्वायर होता है। शुरू में रेस्ट करेगा तो 0 कर लेना, ये हो जाएगा 2s बाय a का रूट हो जाएगा, उसको अपन टाइम बोल सकते हैं। अगर आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद था ऑलरेडी टाइम निकालने का यूजिंग सेकंड इक्वेशन, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब मैं इसको 2 बार लिख दूंगा, एक बार बच्चा लोग स्मूथ के लिए और एक बार हम बात करेंगे रफ के लिए। स्मूथ प्लेन पे एक्सेलरेशन होता है, उसको मैं यहाँ पे देखो शेड कर रहा हूँ, g साइन थीटा होता है। सो वाइल राइटिंग एक्सेलरेशन यू मेक श्योर यू आर राइटिंग द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ टाइम हो जाएगा आपके पास t, इसको लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू डी, और ये हो जाएगा सीधा सीधा g साइन थीटा। और यहाँ हो जाएगा रफ के लिए टाइम हो जाएगा n टाइम्स ऑफ t, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, और रूट के अंदर वो भी डिस्टेंस 2d ट्रैवल कर रहा है। और क्या करना चाहिए अपन को, देखो ये एक्सेलरेशन का टर्म होता है क्योंकि g साइन थीटा नीचे लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन से आता है एक्सेलरेशन म्यू जी कॉस थीटा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे g साइन थीटा माइनस ऑफ, याद कर सकते हो इस चीज़ को चाहो तो, म्यू जी इंटू कॉस थीटा। बस करना क्या है, इसको अब आप लोगों को बस स्क्वायरिंग कर देनी है और इसको इक्वेट कर देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर t की वैल्यू इतनी मिल रही हो, यहाँ पे n इंटू टी की टर्म ये मिल रही है, आई कैन इक्वेट देम जस्ट बाय स्क्वायरिंग एंड यूजिंग द थिंग्स। तो t का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, खाली ये टर्म बचेगी, और यहाँ पे n स्क्वायर t स्क्वायर कितना हो जाएगा, खाली आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। चलो लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा कंबाइंडिंग, ये हो जाएगा n स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2d डिवाइड बाय बच्चा लोग g साइन थीटा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और इक्वेट करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास 2d और नीचे क्या बच रहा है g साइन थीटा, माइनस लिखा है मैंने म्यू जी का टर्म, फिर लिखा है कॉस थीटा। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर दो, g से g को भी कट कर दो, ये गया g और ये भी गया g। एक बात साफ है कि 45 डिग्री पे साइन 45 कॉस 45 पे बराबर होता है, तो यू कैन जस्ट रिमूव साइन एंड कॉस ऑल्सो।
तो यहाँ बच रहा है खाली मेरे पास n, और ये बचेगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय n का स्क्वायर, जहाँ से आपको मिल जाएगा म्यू का टर्म इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर आंसर स्टूडेंट्स। सो 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये स्टैटिक नहीं होगा, गलत लिखा है ये काइनेटिक वाला आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि बॉडी यहाँ मूव कर रही है, तो मुझे मेंशन करना चाहिए यहाँ पे कि ये कौन सा फ्रिक्शन होगा बच्चा लोग, काइनेटिक। हमने कुछ नहीं किया, हमने दो टाइम का करा इक्वेट कर दिया है। एक टाइम को सामने वाला t बोलता है तो दूसरे वाले को हमें बोलना है भैया ये ज़्यादा होगा, किससे, n से ज़्यादा होगा, इतना ही सोचना है। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 19 में एक पैराशूट वाला है, ये बेल आउट करता है बच्चों 50 मीटर तक बिना किसी फ्रिक्शन के, और उसके बाद पैराशूट को ओपन करता है। मतलब यहाँ से इसने ड्रॉप करना शुरू करा तो यू का टर्म कितना हो जाएगा 0। ये आपका पैराशूट वाला ऐसा जंप कर रहा है, जंप करता करता बच्चों कितना आ गया 50 मीटर पे आ गया। तो इस पॉइंट पे आपको अगर वेलोसिटी पता करना होता है तो वो तो अपन को फ्री फॉल से मालूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया देखो विदाउट फ्रिक्शन, इनडायरेक्टली बोल दिया उसने कि फ्री फॉल लग रहा है। व्हेन द पैराशूट ओपन्स, वो डिसेलरेशन शुरू कर देता है इससे 2 से, तो उसके बाद एक्सेलरेशन कितने का आपको मानना है -2, और फाइनली उसके पास जो एट लास्ट जो वेलोसिटी मिल रही है वो आपके पास v मिल रही है। इसको v कर लो तो ऊपर वाले को v डैश करना पड़ेगा आपको बच्चों, v डैश कर लेते हैं चलो। और u कितना था मेरे पास 0, ये अपना क्वेश्चन बन गया। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, मतलब हमको कोई कंप्लीट हाइट बतानी है। ये रही बच्चों आपकी हाइट, इसको मैं कैपिटल वाला h कर लेता हूँ। तो ये जो अपना हाइट बना है उसको h1 कर लेते हैं, ये वाली हाइट जो फॉल कर रही है h1 इज 50 मीटर्स, एंड एट लास्ट मुझे एक और हाइट चाहिए, उसका नाम क्या हो जाएगा h2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि v डैश का टर्म कितना होगा जिस टाइम पे उसने पैराशूट ओपन किया है, व्हेन ही इज ओपनिंग द पैराशूट। तो ये होता है रूट के अंदर लिखा जाता है बच्चों 2 इंटू, ठीक है, g का टर्म होता है और हाइट का टर्म होता है। हाइट की जगह h1 आएगा, हाइट 50 है, ये 2 है तो हो जाएगा 100, तो 100 to 10 बाहर आ जाएगा, और अंदर खाली बचेगा 9.8। इसको छोड़ दीजिए इतना अपन अभी फिलहाल के लिए। फिर आप बात करिए कि अपन को बाद में ना पैराशूट के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका निकालना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे विथ पैराशूट। सो आई कैन राइट विथ पैराशूट। तो हाइट हो जाएगी h2, और आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहती है, और क्या हो जाता है बच्चों 2 इंटू एक्सेलरेशन का टर्म होता है। तो इनिशियल की जगह पे आप लोगों को v डैश का स्क्वायर करना था, फाइनल 3 है तो हो जाएगा 9 माइनस इसका स्क्वायर करके बोलो 10 रूट 9.8 का मुझे स्क्वायर चाहिए, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2। h2 बच्चों मुझे दिख रहा है 9 माइनस 980 हो जाएगा, ये तो देखो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9.8, तो 980 में से 9 गया कितना बचेगा 971 डिवाइड बाय 4, और दोनों के माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, और यहाँ लगभग बच्चों 3 आएगा, है ना, 243 आप कर देना। और टोटल एच के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे h1 लिख लो, यहाँ पर क्या कर लो h2 लिख लो, तो आंसर हो जाएगा हमारा सीधा 293 मीटर्स, एंड दैट शुड बी योर आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी था, फ्री फॉल निकाल के आप लोगों ने क्या करा, इसका फाइनल वेलोसिटी मिड रेंज पे निकाला जो कि 50 पे बताना है, और एट लास्ट जो अल्टीमेट फाइनल है वो तो 3 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या करा, इक्वेशन प्लॉट करी, कौन सी वाली बच्चों, s इक्वल्स टू बोलो ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, दैट्स ऑल। इसके ज़्यादा सोचना भी नहीं है अपन को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 20, हमारे पास एनुलर रिंग है बच्चों, मतलब इसका होते हैं दो रेडियस, इनर और आउटर की बात कर रहा है, R1 और R2 बोल दिया। इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, मतलब बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे ओमेगा का टर्म कांस्टेंट लेना है। द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय 2 पार्टिकल्स, तो मान लेना यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल है, वो पॉइंट पार्टिकल होगा तो m हो जाएगा। सिचुएटेड ऑन द इनर एंड द आउटर पार्ट ऑफ द रिंग शुड बी, आपको f1/f2 बताना है। डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है, लेट मी शो यू। हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों इसका सेंटर वाला पार्ट, और इनर रेडियस हमारे पास R1 है, और आउटर रेडियस हमारे पास क्या है R2 है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है बच्चे लोग, और यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है। अगर ये इस तरह मोशन कर रहा है, दोनों के पास सेम ओमेगा है, तो आप बोल सकते हो कि सर लीनियर वेलोसिटी तो बदलती है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस बात से, लेकिन v का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओमेगा इंटू आर ही तो होता है। तो यहाँ पे सेपरेटली कितना आ जाएगा, R1 हो जाएगा और R2 हो जाएगा, और आपके पास v टर्म मिल जाएंगे। अगर कोई पार्टिकल
सर्कुलर मोशन में है तो उसके पास क्या लगेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एफ ऑफ सी, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। तो हम लिखते हैं इसको m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज m ओमेगा स्क्वायर आर। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज m ओमेगा इंटू वी। तो चाहो तो क्वेश्चन लेंदी करना है तो आप वेलोसिटी लेके कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमें मास दोनों के बराबर दे दिए हैं, ओमेगा बराबर मिल गया है। तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर गया किसके ऊपर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। क्योंकि यहाँ पे m का टर्म और ओमेगा क्या है, दोनों के दोनों बच्चों सेम हो जाएंगे, विच मीन्स आपका डायरेक्ट आंसर था क्वेश्चन पढ़ते ही F1 बाय F2 बराबर होगा बच्चा लोग R1 डिवाइड बाय R2। तो आंसर होगा R1 बाय R2, ये दिख रहा है अपन को ऑप्शन नंबर सी, राइट। लेट्स मूव ऑन। प्रॉब्लम 21 देखते हैं। अपर हाफ बच्चों किसी इंक्लाइंड प्लेन का जो फाई पर है ना, फाई प्लेन पे इंक्लाइंड है, वो परफेक्टली स्मूथ है। मतलब जब अपर हाफ पढ़ोगे आप तो म्यू का टर्म आपको 0 मान के पढ़ना है। वाइल द लोअर हाफ इज रफ, तो यहाँ पर आपका म्यू काउंटेड होगा। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अगेन कम्स टू रेस्ट, मतलब यहाँ पे u का टर्म भी 0 हो गया और v का टर्म भी 0 हो गया एट द बॉटम। आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू ही बताना है बच्चों कितना है। तो एज पर द प्रॉब्लम यू आर हैविंग एन इंक्लाइंड प्लेन लाइक दिस। देखो ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन, एंगल हो गया यहाँ पे फाई का। इसका हाफ जो पोर्शन है ये हाफ कर लेते हैं। ये हाफ पार्ट बच्चा लोग रफ है और ये ऊपर का पोर्शन है हाफ पोर्शन, वो कैसा है, स्मूथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखते हो तो वो प्लेन के अकॉर्डिंगली, प्लेन के डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन लेकर आता है, वो हमें मालूम होता है जी साइन थीटा। द रीजन बिहाइंड कि नीचे लग रहा होता है जी, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, तो ये फाई होगा तो इसको फाई कर लो, ये एंगल भी फाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका जी कॉस फाई। एंड वन मोर थिंग, जब ये बच्चों फाइनली अपने को v का टर्म 0 बोल दिया है और इनिशियली भी आपको u का टर्म 0 बोला है, तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये बॉडी स्टार्ट हो रही है ना रेस्ट से, तो वेलोसिटी इसकी बढ़ती आ रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन एक्टिंग। तो यहाँ एक इंटरमीडिएट वेलोसिटी बनेगी, उसको आप v डैश बोल देना। और फिर बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, ये फाइनली आके रेस्ट कर जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी होती है आपको पता होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिसेलरेशन बाय रफ सरफेस। इसका मतलब होता है फ्रिक्शन की बात हो रही है, उसका मीनिंग होगा नीचे की तरफ तो आने वाला कौन है, जी साइन फाई है, और माइनस में हो जाएगा म्यू इंटू जी इंटू कॉस फाई, दैट्स इट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर इनिशियल 0 है और इनिशियल फाइनल दोनों की वैल्यू 0 है, तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन बाय द स्मूथ सरफेस, जितना उसने इंक्रीज किया होगा वेलोसिटी को, उतना ही बच्चों ये इसको डिक्रीज कर देगा। तो डिसेलरेशन बाय योर रफ सरफेस। नाउ आई कैन राइट माई आंसर्स, जी साइन फाई मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये टर्म कैसी होगी बच्चों, माइनस में काउंट कराई जाएगी, क्यों, इनको डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। तो हो जाएगा म्यू जी साइन फाई माइनस ऑफ म्यू इंटू जी, ये हो जाएगा कॉस फाई। रीअरेंज कर लो, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा माइनस जी साइन फाई, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी साइन फाई इज इक्वलिंग म्यू इंटू जी इंटू कॉस फाई। जिसे जी हटा दो, साइन बाय कॉस कितना हो गया, सीधा सीधा बोलो बच्चों, 2 tan फाई, एंड मेरा यही आंसर होगा। तो tan फाई लिखा है, ऑप्शन नंबर सी है। और इस क्वेश्चन को आप लोग वर्क डन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, सो इट विल बिकम लिटिल इनअप्रोप्रिएट टू यूज वर्क एनर्जी। हालांकि इससे भी आएगा और जल्दी आंसर आएगा, तो मैं आपको ये चीज़ें बाद में बता दूंगा कि वर्क डन हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी कितनी थी और फाइनल भी कितनी थी बच्चों, 0 ही थी आपकी। तो फोर्स लगा लेंगे यहाँ पे म्यू इंटू एन, और ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग डिस्टेंस का टर्म, कोई भी एक इक्वेशन से सॉल्व कर लोगे आप लोग, जो भी सेकंड इक्वेशन हो रही है हमारी उससे मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, एक पार्टिकल है, मास दे रखा है और फोर्स है ना माइनस के चलता है, और k का टर्म भी दे रखा है। व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेसिकली ना ये बच्चों आपका मास स्प्रिंग सिस्टम पे प्रॉब्लम पूछा गया है ना, ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन कहलाएगी, जिसको आप x नॉट कहते हो। ये फिलहाल ना x का टर्म जो कि आपका 20 सेंटीमीटर है,
यहाँ से रिलीज करा गया बच्चों इसको। तो पहले अपन फोर्स निकालते हैं रिस्टोरिंग वाला, फिर डायरेक्ट अपन एक्सेलरेशन पता कर लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है नेगेटिव इंटू के इंटू एक्स। नेगेटिव खाली आपको डायरेक्शन बता रहा है डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स। सो यू कैन डायरेक्टली से सर जो के एक्स का टर्म होगा वही मास इंटू एक्सेलरेशन बनाएगा। एंड के इज गिवन टू अस एज 15, एक्स का टर्म बच्चों 20 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 20 डिवाइड बाय यहाँ पे ऐसा 100 कर दूंगा, बराबर करके मास दिया हुआ है मुझे 0.3 इंटू एक्सेलरेशन। जस्ट बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट आंसर्स। तो ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, ये भी चला जाएगा बच्चों, 3 यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ, तो हो जाएगा ये 30 डिवाइड बाय 3 एंड देन यू कैन से एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बस सिंपल सी बात है, के का टर्म लिखा सर ने, एक्स का टर्म लिखा और कैंसिलेशंस कर दिए बस, तो मुझे एक्सेलरेशन यहाँ पे फटाफट मिल गया। कितना आ रहा है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 23, एक ब्लॉक है जिसको फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है जो अल्फा वैल्यू बता रहा है। ये रहा बच्चों द इंक्लाइंड सरफेस है ना, फ्रिक्शनलेस है, ध्यान रखना फ्रिक्शनलेस बोल रहा है। इंक्लाइंड सरफेस एज गिवन एक्सेलरेशन ए, इसको राइटवर्ड मैंने एक्सेलरेशन दिया, द ब्लॉक केप्ट स्टेशनरी। यूजुअली ऐसा होता है व्हीकल वगैरह पे बैठते हो जाकर के, जनरली वो लोग जर्क लेते हैं आगे की तरफ, तो हम लोग क्या करते हैं बैक साइड में ऐसे पुल अप हो जाते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, यू नीड टू कंसिडर दिस एज अ फ्रेम। If frame is accelerating rightwards, then the same body will be accelerating the leftward. इसको अपन बोलेंगे pseudo forces। इसको कैसे लिखोगे आप लोग? देखो, अगर ये आपके पास राइट साइड में कोई एक्सेलरेशन जा रहा है, तो इस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन पड़ेगा उसका नाम हो जाएगा pseudo force। ये होता है mass of the body into acceleration of the frame in the negative direction। और इन जनरल आप उसका मास लिखते हो और एक्सेलरेशन से बताते हो, लेकिन साइन कौन सा होता है इसका? बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। तो बच्चों आपका जो फ्रेम है अगर वो राइट साइड जा रहा है तो जो बॉडी है वो बैक साइड जाएगी। ये बस ध्यान रखने वाली बात थी और कुछ नहीं था बच्चों यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा, पीछे कौन जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर दो पैरेलल लाइंस ऐसे बने हैं तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं, तो ये भी अल्फा हो जाएगा तो ऊपर वाला भी अल्फा हो जाएगा। इसी हिसाब से इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू ए इंटू कॉस अल्फा। और इस बॉडी को नीचे गिरने के लिए कौन कह रहा था डाउन द प्लेन? वो ये वाला फोर्स होता है साइन अल्फा। क्योंकि जब आप g को रिजॉल्व करते हो ना बच्चों इस तरह से m इंटू जी को डाउनवर्ड, तो इधर आता है आपका mg कॉस अल्फा और अंदर आता है बच्चों mg साइन अल्फा। ठीक है, और इसी की जगह पे मेरे पास साइन अल्फा भी एक और मिल रहा होगा, क्योंकि वो इसका m इंटू ए का जो रेजोल्यूशन होगा उससे मिल रहा है मुझे। ये वाले ma को मैं रिजॉल्व करूंगा बच्चों ये मिलेंगे और ma मिलेंगे। ऐसे ही आप g को रिजॉल्व करोगे तो आपको ये दोनों मिलेंगे, है ना। तो बस इतना बोलना है, ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर उसको रोकना है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस है इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल वगैरह नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि उनका कोई रोल भी नहीं प्ले कर सकते वो लोग। इसलिए अपन कह सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे स्टेशनरी रहना है, तो जो डाउनवर्ड फोर्स मिल रहा है आपको mg साइन अल्फा वो इसके बराबर हो जाएगा बच्चों। तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि आपके पास m इंटू जी इंटू साइन अल्फा विल बी इक्वलिंग टू m इंटू ए इंटू कॉस अल्फा। दैट्स ऑल। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा सीधा सीधा g टाइम्स ऑफ tan अल्फा must be my acceleration in order to hold the body at this position। तो g tan अल्फा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 24 में एक कार बच्चों मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और स्पीड उसके पास 100 है। द डिस्टेंस विच द कार विल बी मूविंग स्टॉप हो जाएगा जिस डिस्टेंस के बाद बिकॉज ऑफ योर फ्रिक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। ये मान के चलो कि ये अपने पास एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, ठीक है, और उस पे कोई कार इस तरह मूव करती जा रही है आगे। तो इसका u आपको दिया हुआ है वो है 100 मीटर्स पर सेकेंड और अल्टीमेटली इसको आपको स्टॉप करते हुए देखना है बच्चों। द डिस्टेंस इट मस्ट बी कवरिंग शुड बी कॉल्ड एज t। और नीचे की तरफ बच्चा लोग m इंटू जी आता है तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका n बन जाएगा। फ्रिक्शन लग रहा होता है अलोंग द सरफेस जिसको अपन बोलते हैं fs। तो पहले मैं काम करता हूँ, एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो नेट फोर्स लग रहा होता है वो हो जाएगा आपका fs। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी m इंटू ए, ये हो जाता है म्यू इंटू n का टर्म होता है। इसको आगे आप लिख सकते हो म्यू इंटू एम इंटू जी। मास से मास बच्चों चला जाएगा और नाउ आप याद कर लो बच्चों इस चीज़ को। ये होता है एक्सेलरेशन का टर्म जब लीनियरली चलते हैं अपन, है ना। इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है पेपर में।
फिर हमारे पास आती है बारी थर्ड इक्वेशन मोशन की, तो वो होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए इंटू डी। वी बच्चों आपका 0 है, माइनस करना है आपको 100 के स्क्वायर के साथ, बराबर माइनस में 2 इंटू एक्सेलरेशन। बच्चों आपको नेगेटिव क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ये कर रहा है रिटार्डेशन, और म्यू की टर्म आपके पास 0.5 है, और यहाँ पे जी का टर्म मैं 10 मान के कर लेता हूँ, और मुझको डी समझ में आ जाएगा। ये 2 है और ये 1/2 है, हटा दो इसको, माइनस से माइनस चले जाएगा, यहाँ 4 जीरो है, एक खत्म हो जाएगा, तो डी का टर्म हो जाएगा सीधा सीधा मेरे पास 1000 मीटर्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी व्हीकल चल रहा हो बच्चों, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो एक ना एक पॉइंट पे आके स्टॉप करेगा, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट दैट, टू फाइंड व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस in case of friction on a linear body. Not I am braking, I am just using the friction. और k का टर्म लिखते हैं क्योंकि काइनेटिक बॉडी फ्रिक्शन होगा, बॉडी मूव कर रही है, तो म्यू ऑफ k लिखा हुआ है यहाँ पे 0.5, इसलिए इतनी ज़्यादा वैल्यू उसकी कम मिल रही है इसकी वैल्यू है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 देखते हैं। एक बॉल है जिसका मास 0.2 दे रखा है बच्चों, और वर्टिकली थ्रो करना है इसे, और एक फोर्स हाथ से हमको फोर्स लगाना है, फोर्स बाय हैंड। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर्स, तो ये हो गया डिस्टेंस आपका मूव्ड, एंड द बॉल गोज 2 मीटर हाइट, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो कुछ ऐसी बात कर रहा है बच्चों ये आपसे, ये मान लो बॉल रखा हुआ है इस तरह से हमारे हैंड में, हैंड कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है यहाँ पे d डिस्टेंस, उसी डायरेक्शन में बच्चों आपको फोर्स लगाना है, एंड देन द बॉल गोज अपवर्ड लाइक दिस। कितना ऊपर जा रहा है बच्चों, ये हाइट का टर्म सीधा सीधा बोल रहा है 2 मीटर्स। मैक्सिमम हाइट पे v कितना हो जाएगा 0, और जब इनिशियली अपने पास हाइट बॉल हैंड में बॉल होगा तो इसको 0 कर लेंगे। ये इंटरमीडिएट पे कितना आ रहा है उसको नहीं पढ़ना है अभी अपन को, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनिशियल भी 0 है और यहाँ पर फाइनल भी 0 है, वेलोसिटी इसके बाद दे रखी है और मास के टर्म भी दे रखे हैं। सो यू कैन यूज वन वेरी इनफेमस इक्वेशन विच इज वर्क डन बराबर कितना होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको थोड़ा इलॉबरेट करके लिखता हूँ बच्चों में। ये काउंटेड होता है इंटरनल वर्क के लिए भी बच्चों, यही चीज़ एक्सटर्नल वर्क के लिए भी काउंट होती है। इसी को आप बोलते हो कंजर्वेटिव होगा, और यही क्या हो जाएगा आपका नॉन कंजर्वेटिव, जिसको आप बोल सकते हो सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों बच्चों यहाँ 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा खत्म। कंजर्वेटिव वर्क डन के अंदर काउंट होता है आपका ये ग्रेविटी वाला वर्क, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है, देखो अच्छे से, और फॉरवर्ड जा रहा है ये, तो कौन सा वाला वर्क हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट। मतलब आपको ये दोनों वर्क काम में लेने थे, इन दोनों को हटा दो, अभी नहीं दिए क्वेश्चन में। तो ये वाला वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कंजर्वेटिव के लिए हो जाएगा वर्क m इंटू जी की जगह माइनस आएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट आपका क्या लग रहा है बच्चों mg लगेगा, और यहाँ पे h लगेगा। दैट्स ऑल, हो जाएगा ये 0। एग्जाम हॉल में आपको डायरेक्टली ये लिखना था f इंटू डी बराबर बोलो बच्चों m इंटू जी इंटू एच। फोर्स हमें निकालना है, ये टर्म दिया हुआ है 0.2, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में देखिए आप, मास भी 0.2 है, जी का टर्म 10 है और हाइट है मेरी 2। हो गया सॉल्व, ये आ गया मेरा आंसर 20 न्यूटन्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 26, एक प्लेयर है बच्चों जो क्रिकेट के बॉल को कॉट करता है और मास उसका 150 ग्राम से इतने पे चल रहा है वो। समझ लो ये अपने पास बॉल हो गई, ये मूव कर रही है, यू की स्पीड है 20 मीटर्स पर सेकेंड और मास दे रखा है बच्चों। इफ द कैचिंग प्रोसेस रिक्वायर्स, मतलब यहाँ पे डेल्टा टी का टर्म है 0.1 सेकेंड्स, और इस बॉल को किसी पर्सन ने ऐसा हैंड से कैच कर लिया, तो अल्टीमेटली कैचिंग का मतलब होगा व्यू का 0, और इतना टाइम लगा बच्चों 0 लेने में। तो फाइंड द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड। उसको हैंड पे कितना तेज बच्चों ब्लो लगा होगा। यूजुअली अपन कैच वगैरह करते हैं तो हैंड में सेंसेशन होता है, उसी ब्लो के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा बोल सकते थे आप लोग कि सर अपने मालूम होता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। तो ये जो फोर्स दिख रहा है और ये आपको चेंज का मोमेंटम दिख रहा है और टाइम का टर्म है, यही हमारे आंसर मिल जाएंगे। इससे हो जाएगा मेरा मोमेंटम mv माइनस ऑफ mu डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चा लोग डेल्टा टी, और यही मेरा फोर्स है। तो मास इंटू वेलोसिटी हटा दो इसको यहाँ से डायरेक्टली आप लोग, और बचेगा खाली आपके पास नेगेटिव का टर्म। मास आपके पास 150 है, मतलब डिवाइड बाय 1000 कर लो तो 0.15, और u का टर्म कितना हो गया बच्चों 20, और टाइम हो गया आपका 0.1। इस डेसिमल से ये डेसिमल एक पॉइंट खिसक जाएगा, मतलब हो जाएगा माइनस में 1.5 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 20 से करना है, विच शुड बी 30। नेगेटिव का मतलब है आपको रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा,
तो ये हो गया मेरे पास 30 न्यूटन्स और आंसर हो गया तुम्हारा 30, राइट। तो हमें पूछा भी गया है क्वेश्चन बच्चों इम्पल्स का। इम्पल्स कहता है आई इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, फोर्स इंटू डेल्टा टी हो जाएगा और वो बराबर किसके आ जाएगा बच्चा लोग, सीधा सीधा डेल्टा पी के। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 27 क्वेश्चन देखो, एक ब्लॉक है छोटा वाला m इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ कैपिटल M बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग मास से बच्चों और k उसका टर्म दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन। स्मॉल m है, ये k से कनेक्ट करके स्प्रिंग से एक कैपिटल M पे कनेक्ट होता है। फिर कहता है इनिशियली द ब्लॉक आर एट रेस्ट, और स्प्रिंग क्या है अपने अनस्टेज है, मतलब स्प्रिंग अपने x0 पे बैठा हुआ होगा। द कांस्टेंट फोर्स F स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक कैपिटल M, ये रहा अपना ब्लॉक कैपिटल M। इट ट्राई टू पुल इट, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल m। तो पहले इसको समझते हैं अपन बच्चों, ये F होगा, ये राइट साइड जा रहा है, तो ये धीरे धीरे करके ना एक्सपेंड करना शुरू करेगी इस तरह से स्प्रिंग आपकी, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा x। तो वो जो एक्सपेंशन होता है उसका एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो बैक डायरेक्शन में लगेगा, उसका नाम हो जाता है kx। सो इफ यू स्टडी ओनली द ब्लॉक कैपिटल M, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्लॉक, ठीक है, कैपिटल M। इसके लिए हो जाएगा फोर्स जा रहा है राइट साइड में, माइनस ऑफ kx इज इक्वल टू नेट फोर्स, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से मुझे मिल रहा है कि m, यहाँ से मिल रहा है बच्चों f का टर्म, f माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू a, ये हो जाएगा आपका k इंटू x। इतना आप ध्यान में रखें। फिर आप अगर सेकेंड ब्लॉक को देखोगे ना, सेकेंड ब्लॉक को, तो जो kx यहाँ लग रहा होगा ना, वही kx से आपको ये पुल करना शुरू करेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, kx का फोर्स लगेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि छोटे वाले ब्लॉक को आप पढ़ोगे ना, तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वही kx कहलाएगा, तो वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन। एंड वेन एवर यू पुट kx इक्वल टू स्मॉल m इंटू a हियर, यू विल लेफ्ट विथ f माइनस कैपिटल M इंटू a इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू a, जिससे ये मालूम चल जाता है कि हमारे आंसर में मिलना चाहिए कि f बराबर है ना, ये इधर निकल जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M बाय M इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा a। और इसी इक्वेशन को बच्चों एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद वापस से आप यहीं रख दो, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स, क्या लिखा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल ब्लॉक। तो फोर्स जो लग रहा है अपने ब्लॉक पे वो हो जाएगा m इंटू a। ये फोर्स बच्चों सेकेंड ब्लॉक पे लगने वाला है। मैं इसको लिख सकता हूँ स्मॉल m इंटू कैपिटल F डिवाइड बाय कैपिटल M बाय स्मॉल m, ये मेरा आंसर है। तो mf और बाय m प्लस m, ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है। गड़बड़ मत करना, ये कई बुक में ना टेंशन से भी पढ़ाया जाता है, इसमें इधर टेंशन होगी, इसमें बैकवर्ड टेंशन होगी, उससे भी आप पहुंच जाओगे बिकॉज टेंशन कैंसिल हो जाएंगी। मैंने आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट kx से पढ़ाया है बिकॉज हमें इस चक्कर में स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताया जाता है लॉस ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन बच्चों ये रही। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो पहले मुझे क्या निकालना होता है, कॉमन एक्सेलरेशन, राइट स्टूडेंट्स। पहले अपन को कॉमन मिल जाएगा, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 28 में दो बच्चों फ्रिक्शनलेस प्लेन है हमारे पास, इंक्लाइन प्लेन, एंगल्स दे रखे हैं उनके 30 और 60 एज शोन इन द फिगर। तो ये रहा अपना 30 वाला और ये रहा आपका 60 वाला। क्वेश्चन कहता है दो ब्लॉक भी रखे हैं हमारे पास, देखो ए और बी इन दोनों प्लेन पे। तो बच्चों ये ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। व्हाट इज द रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो कहने का मतलब है इसने वर्टिकल पूछा है आपको, तो ग्रेविटी की वैल्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आपको बतानी है, वेक्टर्स में आ जाएगी ये। इसको बोल सकते हो जी ए को देख रहे हैं अपन, जी बी को देखकर, और कहाँ पर चेक करना है इसको, वर्टिकल को देखकर। तो ये अगर आपको मास दिख रहा है ना बच्चों, तो इसके एग्जैक्ट वर्टिकली कौन आएगा, ग्रेविटी आ रही होगी। और यहाँ पर कौन आता है बच्चों, अगर मैं इसको रिजॉल्व करने को आपको बोलता हूँ, तो ये अगर एंगल 60 होता है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ होने लग जाएगा प्यारे बच्चों जी, और हमको लिखना होता है जी cos 60, और नीचे आने लग जाता है उसका नाम होता है जी sin 60 डाउनवर्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउनवर्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इस एक्चुअल एक्सेलरेशन से ही डाउनवर्ड आ रहा है। द सेम थिंग यू कैन राइट फॉर द पार्टिकल बी। ये नीचे आ रहा होगा आपके पास जी, एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एंगल 30, यू कैन राइट जी cos 30, और यहाँ हो जाएगा सीधा सीधा जी sin 30। तो बच्चों देखो, अगर इंक्लाइंड प्लेन की बात चल रही है तो ए वाला इस पे चल के आ रहा है जी sin
60 पे और बी वाला चलकर आ रहा है किस पे, जी साइन 30 पे। यहाँ से मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसका ध्यान रखना, ये आपके पास ए बॉडी का एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन आपके पास बच्चों बी बॉडी के लिए, लेकिन दोनों को अपन कहाँ पर रिजॉल्व करके पढ़ना है, आपको उसको पढ़ना है वर्टिकल पे रिजॉल्व करके पढ़ना है। लेट मी रब इट, हमें इसको कहाँ पढ़ना होगा बच्चों, वर्टिकल पे रिजॉल्व करके। तो जब वर्टिकल के हिसाब से आप देखोगे ना, तो जी साइन 60 का टर्म है, उसको अगर वापस से रिजॉल्व नीचे की तरफ करोगे तो वो हो जाएगा आपका जी साइन स्क्वायर 60, और ये भी रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये आपका क्या था, जी साइन 30 था, उसमें एक और साइन 30 लग जाएगा, तो ये टर्म है और ये टर्म है। बच्चों आपको इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है यहाँ पे। तो आंसर हो गया तुम्हारा जी कॉमन हो जाएगा, यहाँ लिखना होगा सीधा सीधा जी साइन स्क्वायर 60 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर किसका टर्म आ रहा है, 30 का टर्म आ रहा है। ध्यान रखना ये दो जो एक्सेलरेशन है ये आपके किसके हैं, इंक्लाइन प्लेन पर इसकी इंक्लिनेशन है, लेकिन ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा जी का टर्म रूट 60 का हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 का हो जाएगा रूट 3/2, मुझे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 1/2, मुझे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, हाफ होता है ना ये, तो हो जाएगा जी, यहाँ लिख सकते हैं अपन 3/4, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/4। तो आंसर हो गया तुम लोगों का जी, ये बचेगा सीधा सीधा अपने पास 2/4, तो हो जाएगा जी डिवाइड बाय 2 विच शुड बी रिटर्न एज 9.8/2। आंसर हो गया अपना 4.9, दो जगह दिख रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी मार्क करोगे आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 मिनिमम फोर्स पूछ रहा है बच्चों, रिक्वायर्ड टू पुश इन अ बॉडी अप द सर्फेस, है ना, अप द रफ इंक्लाइन सर्फेस इज F1। मतलब कहने का इस डायग्राम में ये जो आपको F1 दिख रहा है ना बच्चों, ये मिनिमम फोर्स हमको चाहिए होता है इस बॉडी पे जो रफ सरफेस है। यहाँ पर मान लो यहाँ पे मैं म्यू लिख लेता हूँ, ठीक है, ये रफ सरफेस होगी, इसका इम्पेंडिंग मोशन अपवर्ड होगा, तो जाहिर सी बात है जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो देखो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और mg साइन थीटा नीचे होता ही होता है, बिकॉज थीटा इस एंगल पे इंक्लाइंड है, ये mg होगा, ये mg कॉस थीटा होगा, और अंदर वाला एंगल में यहाँ पे थीटा बोल देता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रेस हो रहा है, ठीक है, सरफेस, तो उससे नॉर्मल मिल जाएगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा mg साइन थीटा होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप F1 देते हो मिनिमम, तो ये ऊपर चढ़ने लगता है मिनिमम, विच मीन्स F1 को काउंटर कौन करेगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा, एंड यू कैन राइट दैट F1 इक्वल्स, ये हो जाएगा सीधा सीधा mg, आई कैन राइट mg साइन थीटा, और प्लस करके बच्चे लोग हो जाएगा F1, बस इतना ध्यान रखें आप। सिमिलरली कहता है वाइल मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग इज F2। मतलब क्या है, ये वो कम से कम फोर्स है कि अगर ये मैंने यहाँ से हटा दिया ना बच्चों ये वाला फोर्स, तो बॉडी नीचे चली आएगी। मतलब ये हो गया ज़्यादा एक बड़ी वैल्यू वाला फोर्स, जो इसको ऊपर जाने से मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की हो जाएगी, जिसको अपन ऊपर टिक कर रहे हैं, तो बॉडी में फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको अपन यहाँ पर ज़्यादा लगा रहे हैं। अभी क्या है, बॉडी का इम्पेंडिंग मोशन क्या हो जाएगा बच्चों, आप सोचो, ये हो जाएगा बॉडी का इम्पेंडिंग मोशन डाउनवर्ड, इसको रोकने के लिए आपने F2 लगाया, ठीक है, तो बॉडी का इम्पेंडिंग मोशन यहाँ पर डाउनवर्ड है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इम्पेंडिंग मोशन, अपने आप बॉडी यहाँ आना चाहेगा, तो इम्पेंडिंग मोशन होगा तो फ्रिक्शन बच्चों आपका सपोर्ट कर रहा होगा, एंड हियर यू कैन राइट दैट फ्रिक्शन शुड बी, मतलब F2 का टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों mg साइन थीटा माइनस ऑफ, आई कैन राइट F2, क्योंकि ये टर्म इधर आ जाएगी ना, इन दोनों के बीच में एक लाइन बनती है, वो हो जाएगा F2 प्लस स्मॉल ऑफ F2 बराबर कितना हो जाएगा, उस तरफ कौन लिखा है बच्चों mg साइन थीटा। इसके बाद मैंने ये लाइन लिख दी है, तो आई एम हैविंग F1 एंड F2, मुझे कुछ नहीं करना है, आपको रेशियो में रख देना है। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि tan थीटा है यहाँ पर, देखो ये 2 म्यू का टर्म बनाता है, तो जस्ट आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेटिंग आंसर्स, तो ये हो जाएगा F1 बाय F2। ठीक बच्चों, तो मुझे यहाँ मिल जाना चाहिए न्यूमरेटर में mg का टर्म है, साइन थीटा है, प्लस फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, एन का टर्म हो जाएगा mg कॉस थीटा, इंक्लाइन प्लेन पे ये होती है एन की वैल्यू, पूरी क्लास जानती है ये, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा mg साइन थीटा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा म्यू इंटू mg, और साथ ही साथ क्या हो गया बच्चों कॉस थीटा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये mg सबके पास से अलग कर दो, और यहाँ बच्चों जानबूझ के ना आप कॉस थीटा भी यहाँ बाहर निकाल लो, सो यू विल बी ओनली लेफ्ट विथ F1 प्लस F2, एंड यू कैन से यहाँ मिल जाएगा हमको साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा बच्चों लोग tan थीटा, और प्लस अंदर बचेगा म्यू, और कॉस ये बाहर निकल करके यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ नीचे फिर बचेगा बच्चों साइन डिवाइड बाय कॉस, tan थीटा माइनस में करके म्यू लिखा है, tan थीटा होता है म्यू, विच मीन्स 2 म्यू प्लस म्यू, ये हो जाएगा 3 टाइम्स म्यू, और नीचे 2 - 1 ये हो जाएगा म्यू, तो कैंसिल कर लो। आंसर कितना आया हमारे पास, सीधा सीधा F1 बाय F2 शुड बी इक्वल टू 3।
क्वेश्चन सिंपल था, आपको बस इम्पेंडिंग मोशन के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में जो इम्पेंडिंग मोशन है वो अपवर्ड होगा क्योंकि ये फोर्स ऊपर पुल कर रहा है उसको, तो फ्रिक्शन बच्चों आपका डाउनवर्ड है, ये देख सकते हो फ्रिक्शन आप डाउनवर्ड है। और सेकंड मोशन में इम्पेंडिंग क्या है, नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर। ये बस ये ध्यान रख लोगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला हमसे, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 30 में बच्चों हमारे पास स्प्रिंग दे रखा है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसको बच्चों हमने कुछ दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, मतलब एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड है और लेंथ इसका बन रहा है 2:3। तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये आपके पास स्प्रिंग था प्रीवियसली, इसका फर्स्ट पार्ट इतना ले रहे हैं और सेकंड पार्ट ज़्यादा ले रहे हैं ना, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका LA और ये हो जाएगा आपका LB। कंबाइंडली इसका कोफिशिएंट कितना है K, और लेंथ को बच्चों यहाँ पे L कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं पूछूँ आपसे कि टोटल लेंथ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ LA प्लस L ऑफ B कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। जब रेशियो में दी होती हैं चीज़ें तो अपन ऐसा पढ़ते हैं 2x प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 3x बराबर L हो जाएगा। तो यहाँ से x का टर्म कितना आ रहा है बच्चे लोग, ये हो जाएगा L/5। इससे मुझे मिल जाएगा LA कितना है, देखो लेंथ ऑफ फर्स्ट कितना है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, दिस शुड बी 2L/5, इतना ध्यान में रखो। फिर कहता है स्टिफनेस बतानी है आपको फर्स्ट स्प्रिंग की। तो हम ये बात जानते हैं कि स्प्रिंग अगर सीक्वेंस से कनेक्टेड हो तो वो ऐसे भी कहलाती हैं, एक फर्स्ट स्प्रिंग लगा दी और फिर सीरीज में बच्चों सेकंड वाली स्प्रिंग लगा दी, मतलब LA ये हो गया और L ऑफ B ये हो गया। और सीरीज वाले प्रॉब्लम में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज कांस्टेंट, ये बेसिक सा असम्पशन है जो ध्यान में रखना है, रिस्टोरिंग फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। इससे मालूम चल जाएगा कि जो नेट फोर्स होगा फर्स्ट वाली के लिए वो हो जाएगा K इंटू L, जो फर्स्ट वाले के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट मतलब लेंथ A, तो KA और LA हो जाएगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो KB और ये क्या हो जाएगा LB। तो जो आपको ये सॉल्व कर लेना है, बस आपका आंसर आ गया है। K ऑफ A लेंथ का टर्म हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L/5 और इस तरफ लिखा हुआ है बच्चों K इंटू L, कैंसिल कर लो और ये आंसर आ गया 5K डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर डी। ऐसी क्वेश्चन आती है रेशियो वाली, तो सबसे पहला काम करना है कि इंडिविजुअल लेंथ निकालनी है। वो कैसे आएगी, दोनों को ऐड करोगे, पहले x निकालोगे उसको यहाँ रखोगे तब मिल जाएगा ये लेंथ। यहाँ तक पहुँच गए, आंसर आ गया आपका। कुछ नहीं करना है, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है K इंटू लेंथ। अगर मान लो फर्स्ट की पूछ रहा हूँ तो 1 कर देना, सेकंड की पूछेंगे 2 कर देना, थर्ड की पूछेंगे 3 कर देना, आंसर मिल ही जाएगा आपको उससे, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 31 में एक पार्टिकल है जिसके पास मास m है, वो रेस्ट करता है बच्चों ओरिजिन पे, है ना, और टाइम t पर। तो ऐसा मान लो कि जो पार्टिकल है वो टाइम t = 0 पर ये ओरिजिन पे ऐसा रेस्ट करता है। वेट करना, बताता हूँ आगे। फिर फोर्स इस पर लग रहा है और फोर्स बच्चों वेरिएबल फोर्स है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे F0 e⁻⁻⁻b इंटू टी, राइट, इन द x डायरेक्शन। इसको x डायरेक्शन में बच्चों कुछ टाइम डिपेंडेंट फोर्स पड़ रहा है। व्हाट इज द स्पीड डिपिक्टेड बाय द ग्राफ, कौन सा ग्राफ होगा, स्पीड के बारे में बताना है। तो बच्चों यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। स्पीड का फॉर्मूला सीधा क्या होता है, इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में इंटीग्रेशन ऑफ a.dt, ये होता है इकलौता फॉर्मूला अगर स्पीड टाइम का फंक्शन है तो। और एक्सेलरेशन को आप अगली लाइन में क्या लिख सकते हो बच्चों, एक्सेलरेशन हो सकता है अपना फोर्स अपॉन मास, और ये भी टाइम का फंक्शन है, ये हो गया dt, आपका काम ही हो गया बच्चों। तो ये जो वेलोसिटी होगा आप लोगों का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना। ग्राफ देखो यहाँ पे सारे के सारे कैसे बने हुए हैं बच्चों, v और t में बने हुए हैं, यहाँ पर भी देखो v और t में बने हुए हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, फर्स्ट टाइम 0 था, बाद में टाइम क्या हो जाएगा t, एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका f/m, विच मीन्स आपका जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा F0/m e⁻⁻b, नीचे आ गया बच्चों, डॉट ऑफ dt। जो टर्म्स कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट कर लो, तो हो जाएगा F0/m बाहर आ गया, इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन होगा वो एग्जैक्टली वही हो जाता है, कोई चेंज, नो चेंज। टाइम हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, और मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन का जो टर्म है इसको अलग से अपन को डिफ्रेंशिएट करना होता है साइड में लेके। तो ये हो जाएगा सीधा d/dt ऑफ, मुझे करना है इसमें माइनस ऑफ bt का, तो हो जाएगा माइनस ऑफ b, और वही टर्म आपको डिनोमिनेटर में इस तरह से लिख देनी होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी मुझे मिल गया यहाँ से, ये हो जाएगा F0, ठीक है, और माइनस का आ रहा है F0/m इंटू बी। एक बार अपर लिमिट भेज दो, एक बार लोअर लिमिट भेज दो, तो अपर लिमिट में तो वही चीज़ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए यहाँ पे। लोअर लिमिट में e⁻0 का मतलब होता है 1, और अगर आप चेक करोगे माइनस को मल्टीप्लाई करके तो F0/m इंटू बी लिखा है, और लिखा है 1 माइनस ये टर्म लिखा है बच्चों। तो ये मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, देखो ध्यान से,
ये पूरे को अपन वी नॉट बोल देते हैं, वी नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस बी टी, विच मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जा रहा है और 1 का माइनस है, तो इसका मतलब ये लग जाएगा। नेगेटिव का है तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि बच्चों एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव जा रहा है, इसका जस्ट उल्टा में जैसा बगता है ये, क्योंकि 1 पहले लगा हुआ है। यहाँ पर 1 माइनस एक्सपोनेंट का टर्म आ रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे इस तरह धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा और ये ऊपर ही जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये बच्चे कॉन्टैक्ट पे नहीं कर रहा है ना ये वाला। तो इनिशियली अपन जब टाइम t इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, टाइम t इक्वल्स टू 0, तो वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे v नॉट है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ये रही v नॉट की वैल्यू 1 माइनस है ना। और फिर बच्चों अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 है ना, टाइम t इक्वल्स टू 0 आप इस फॉर्मूले में लगा लोगे तो वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी बच्चों लोग, ये हो जाएगा v नॉट 1 माइनस ई टू पावर 0 कितना होता है 1 हो जाता है, तो ये आ गया 0, मतलब ये 0 पे शुरू होगा, मतलब ये सही जा रहा है और बढ़ते बढ़ते ये कभी भी इन्फिनिटी पे जाके एट टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी ये वैल्यू इतनी बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया है मैंने, फोर्स से हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया तुरंत, कैसे, नीचे m लिख करके, यहाँ पे नीचे m लिख करके क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये बन गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। नाउ यू कैन प्रोसीड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इन क्वेश्चन 32 आपको मास दे रखा है बच्चों, है ना, मास m सपोर्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग और ये यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर पे जा रहा है। तो ये ध्यान रख लो कि ये अपने को इनर्शिया जब पढ़ेंगे तो ये हॉलो सिलेंडर मान के पढ़ना है। हॉलो सिलेंडर को अगर अपन पढ़ते हैं ना बच्चों किसी भी एक हिंज पॉइंट से ऐसा रोटेट करते हुए, तो वो बेसिकली एक तरह की रिंग का आंसर करता है, रिंग का एक्सिस वाला। रेडियस r दे रखा है, मास m है। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास फॉल और रिलीज। तो यहाँ देखो ये आपके पास मास m हो जाएगा, नीचे की तरफ कौन आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पे mg, ऊपर हो जाएगा आपके पास टेंशन, फिर भी नीचे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर बात करें इस टेंशन की, तो ये टेंशन एक यूनिफॉर्म लेंथ पे पड़ने की वजह से यहाँ तक भी बच्चों वही टेंशन मिलेगी आपको। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हो गया टेंशन, इससे परपेंडिकुलर ये फोर्स आ रहा है, मतलब यहाँ एक बन जाएगा आपके पास टाउ। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ मैं, टाउ का फार्मूला होता है बच्चों आई अल्फा और टाउ का फार्मूला होता है r इंटू एफ। तो r की जगह पे यहाँ पे कैपिटल R ले लेते हैं, ये रहा आप लोगों का रेडियस, देखो यहाँ से यहाँ तक का r इंटू मैं लिखूंगा टेंशन और इसको आई इंटू अल्फा हो जाएगा। तो मिल गया मुझे आंसर r इंटू टी बराबर, इनर्शिया बच्चों होता है रिंग का mr स्क्वायर और ये हो गया अल्फा, जिसको आगे जाके और लिख सकते हो आप mr स्क्वायर। और ये अल्फा का टर्म कैसे पता करेंगे, एक्सेलरेशन होता है लीनियर वाला अल्फा इंटू आर, तो अल्फा कितना हो जाएगा सीधा सीधा a डिवाइड बाय आर। कैंसिलेशंस कर लो, आ गया आपका आंसर। यहाँ पे भी एक आर लिखा है, इससे इसको भी हटा दो, तो टेंशन कितना आ गया बच्चों, सीधा सीधा मास इंटू एक्सेलरेशन। इस टर्म को उठा के आप इसके एफबीडी में रख दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लीनियर सॉल्व करने जाऊँगा तो क्या बोलूँगा, नीचे जा रहा है mg माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा m इंटू ए, और t की वैल्यू किसके बराबर बच्चों, ma के बराबर है। तो आंसर आ गया तुम लोगों का mg माइनस ma बराबर कितना आ गया, ma, ये हो जाएगा 2ma। तो आंसर हो गया mg इक्वल्स टू g बाय 2। ये g बाय 2 के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा। ऑप्शन मार्क करेंगे आप लोग ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट इक्वेशन है आप लोगों का एंगुलर इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, लीनियर। ऐसी क्वेश्चन आती है तो आपको दोनों के दोनों इक्वेशन लगाने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रहे। मैंने यहाँ पे टॉर्क देखा है, टॉर्क में फोर्स चाहिए होता है और डिस्टेंस चाहिए होता है, तो वो अपन ने एक तरफ कर लिया देखो। और टॉर्क का एक और फार्मूला होता है आई अल्फा, तो वहाँ से भी हम लोगों ने इसको आगे बढ़ा लिया है। सो देयर इज नो वरी टू सॉल्व दिस। ओके, क्वेश्चन 33 में एक ब्लॉक है जिसका मास m रखा है बच्चों और उसको ऐसी सरफेस पर रखा है जिसको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन से किसी बॉडी के कट किया गया है, और ये आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन देखते हैं पहले अपन लोग बच्चों। ये रही आप लोगों की सरफेस एक, राइट। थोड़ा बहुत रिलेट करोगे ना, y की वैल्यू x के क्यूब पे जा रही है, तो यहाँ आपको y दिख जाएगा और ये हो जाएगा x। बच्चों ये आपका पैटर्न है बॉडी का, देखो सरफेस का, ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है इस तरह से, ये हो गया आपका कर्व सरफेस। इस पर फ्रिक्शन भी है, तो लिख दिया मैंने वहाँ पे म्यू का टर्म, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 0.5। क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर द ब्लॉक कैन बी प्लेस विदाउट स्लिपिंग, विच मीन्स यहाँ कहीं मैं जानबूझ के एक ऑब्जेक्ट को रख दूंगा, है ना, यहाँ पे, है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे, तो वो डिस्टेंस y से कितना हो जाएगा जहाँ पे आप इसको बिना स्लिपिंग के रख सकते हो। तो उस पॉइंट पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, वो होती है tan थीटा, लिख देते हैं यहाँ एंगल को देखकर,
और वो हो जाएगा बच्चों आपका म्यू, ग्राफिकली अपन tan थीटा बोलते हैं तो हो जाएगा dy/dx, और ये अपन को दिया हुआ है y का टर्म। सो म्यू इक्वल्स टू, सीधा आंसर मिल जाएगा अपन को d/dx, और अंदर लिखना होगा आपको x³/6 विच कैन बी रिटर्न एज 3x²/6, तो हो जाएगा बच्चों x²/2। ये दिया हुआ है 0.5, मल्टीप्लाई कर लो इसको 2 से और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो आंसर हो गया तुम्हारा 1 बराबर x का स्क्वायर, विच मीन्स x इक्वल्स ±1। यहाँ तक आ गया तो आपका ऑलमोस्ट आंसर मिल चुका है। इसको बस आपको इक्वेशन में रखना है तो आपको y का लोकेशन मिल जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा y इक्वलिंग 1/6, मतलब 1/6 मीटर्स पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर देते हो तो वो बिना स्लिपिंग के वहां पर रह जाएगा। सो आई कैन राइट स्लिपिंग विदाउट स्लिपिंग। ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1/6 मीटर्स। क्वेश्चन सिंपल था, आपको tan थीटा से पहले ही समझना है कि ये थियोरिटिकल पार्ट है। tan थीटा इक्वल्स टू म्यू होता है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की जाए, उसको बस रोका जाए कैसे भी करके फॉल करने से, और वो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास dy/dx, एंड अगेन आई एम राइटिंग, जस्ट कंटिन्यूटी में आता जाएगा, आपको सॉल्व करते जाना है बस, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 34, गिवन इन द फिगर आर 2 ब्लॉक्स ए और बी। बच्चों यहाँ पे ए और बी हमको मिले हुए हैं, ठीक है। फिर कहता है वेट इनका है 20 न्यूटन 100 न्यूटन, मतलब इनका सेपरेटली अगर बात करेगा तो 20 न्यूटन इसका वेट है और इसका कितना बच्चों है 100 न्यूटन, है ना। 2 ब्लॉक एडजेसेंट रखे हुए हैं, इनको कंबाइन करके स्टे कराना है, मुझे एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दिस आर प्रेस्ड अगेंस्ट, है ना। हम कोई डस्टर वगैरह अगर बोर्ड पे रख देते हैं, मान लो ये मेरा बोर्ड है और टीचर ने डस्टर रख दिया है, तो फोर्स लगाएगा वो उसको प्लेस करने के लिए। आर अगेंस्ट बाय अ फोर्स एफ एज शोन if the coefficient of friction between the blocks are 0.1 और ब्लॉक और वॉल में 0.15 है, मतलब यहाँ अलग फ्रिक्शन दे रखा है बच्चों। μ1 कर लेते हैं इसको 0.1, और वॉल का जो फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है μ2 कर लो इसको 0.15, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक बी शुड बी, तो आपको इस जगह पे फ्रिक्शन फोर्स बताना है जो मैंने येलो शेड किया है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं बच्चों क्या कहना चाह रहा है। अज्यूम ये करना है आपको कि ये दोनों के दोनों कंबाइंड होकर चल रहे हैं और यहाँ पर एक सरफेस बन चुकी है, यहाँ पर एक सरफेस बन गई है ना। एंड मैं लिख देता हूँ 2 ब्लॉक्स वर्क एज 1 सिस्टम। सिस्टम में वर्क करेगा तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे रखना है तो इसका ये साफ मतलब हो जाएगा कि जितना भी इसका खुद का वेट है 20 न्यूटन, ये कौन काउंटर करना चाहिए बच्चों, ये F1 काउंटर करना चाहिए। तो आंसर यहाँ से लिखेंगे अपन इस तरह, फॉर ब्लॉक ए आई कैन राइट F1 का टर्म कितना आ गया 20 न्यूटन। और क्योंकि बच्चों आपके पास ये एक सरफेस है तो बी पे बैठ के अगर ए पे फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है तो वही F1 का टर्म डाउनवर्ड लगेगा, किसके लिए, बी वाले के लिए, है ना। ये सरफेस यही करती है ना, अगर बी वाला ए पे अपवर्ड लगा रहा है तो ए वाला इतना ही फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगाएगा। विच मीन्स अगर आप सेपरेटली पढ़ोगे तो नीचे 20 न्यूटन पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन की हेल्प से बी वाले पे। तो अगर अपन बी के बारे में बात करें तो 20 और 100 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए आप 120, और इसको y एक्सिस पे रोकने के लिए इतना ही फोर्स इस F का होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, सीधे सीधा 120 हो जाएगा, और ये वही फोर्स है जो वॉल और ब्लॉक के बीच में लिखा है। तो ये बाकी सारी बातें ना आप लोगों को कंफ्यूज करने को दिए हुए थे, ये सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 20 यहाँ पर है तो ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू 20 हो जाएगा और वही अपोजिट में यहाँ लगने लग जाएगा। सो 120 विल बी योर आंसर। सो द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखने वाले वो हो जाएगा वर्क एनर्जी पावर, और इसी तरह सीक्वेंस में करते करते हम कुछ ही दिनों में पूरा 11 का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सो बच्चों पढ़ते रहिए इस टॉपिक्स को और क्वेश्चंस लगाइए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ओके।